नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग एक चैप्टर को सॉल्व किए थे और आप लोगों से पूछा गया था कि क्या ये एमसीक्यू जो सीरीज है इसको कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो आप लोगों में से अधिकांश ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए और आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड सारा फैक्ट को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चन का पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप जाके वहां से जुड़ सकते हैं। और नहीं तो सिंपली झारखंड कोचिंग क्लासेस आप सर्च कीजिए, वहां पे रिक्वेस्ट ज्वाइन के लिए एक बटन आएगा, उसको आप प्रेस कीजिएगा और कुछ समय के बाद आप वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद वहां पे आपको कंप्यूटर और झारखंड से रिलेटेड भी टेस्ट के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। और ये जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको वहां पे मिल जाएगा। कुछ विद्यार्थियों को कहना था कि इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचा जाए और इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, तो हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, कोई नया टॉपिक होता है तो उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पढ़ा हुआ टॉपिक रहता है, जैसे झारखंड है, ये सब हम लोग पहले से पढ़े हुए रहते हैं, तो उसको बताना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन नया टॉपिक रहता है तो थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो तो थोड़ा लंबा होने ही वाला है। तो हम इसका एक उपाय निकाले हैं कि सबसे पहले जो आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है पीडीएफ के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल में, उसका हम सॉल्यूशन बता देते हैं। तो जिसको पूरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखना है, जिसके पास उतना टाइम नहीं है, तो ये 50 क्वेश्चन का आप आंसर देख लीजिए और उसके बाद इसको स्किप कर सकते हैं। और जिसके पास समय है, इसके अलावा आप इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, इससे रिलेटेड और भी फैक्ट अगर जानना चाहते हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, तो आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। इसके अलावा जो 50 क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको क्वेश्चन का रूप हम लोग अभी नहीं दिए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि इस 50 क्वेश्चन का क्या क्या आंसर है। यहाँ पे हम ज्यादा इसका कोई भी प्रश्न को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आने वाले अभी टाइम में हम लोग इसको पूरा डिटेल से ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार झारखंड का जीएसडीपी 2022-23 में रहा है। इसका आंसर है 7.8। पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार झारखंड का जीएसडीपी 2023-24 में रहने का क्या अनुमान है, तो इसका सही आंसर है 7.4। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कांस्टेंट प्राइस में 2022-23 में कितना रहा है, तो इसका सही आंसर है 58,819। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार झारखंड का प्रति व्यक्ति आय करंट प्राइस में 2022-23 में कितना रहा है, तो इसका सही आंसर है 86,060। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान रहा है, तो ये हमारा जो है वो 26वां स्थान रहा है। ये सब सारा पिछले वीडियो में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखे थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो यहाँ पे कहा गया है, देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 हर लाइन में लिखा हुआ है, क्योंकि ये सर्वे से क्वेश्चन है, तो इसको अभी हम नहीं पढ़ते हैं, बाकी जो क्वेश्चन का पार्ट है उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, तो गोवा का प्रथम स्थान रखता है। गोवा के व्यक्ति या वहां के नागरिक का एक तरह से कहें प्रति व्यक्ति आय जो है देश में सबसे अधिक है। उसके बाद हम देखें कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार झारखंड के जीएसबीए में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, तो टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सेकेंडरी सेक्टर में किस सब सेक्टर का योगदान सबसे अधिक है, तो ये है आंसर बी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो यहाँ पे कहा गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहां से सबसे अधिक रेवेन्यू रिसिप्ट झारखंड सरकार को कहां से होता है, तो हम लोग यहाँ पे देखे थे जो शेयर मिलता है सेंट्रल टैक्स से, उससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। ये सब क्या होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, ये सब अभी हम आने वाले वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी आपको केवल आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपने टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत किससे सबसे अधिक आय प्राप्त होता है, तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में भी सबसे ज्यादा आय झारखंड सरकार को कमर्शियल टैक्स से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार को ग्रांट इन एड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत ये आता है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है, तो ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि केंद्र द्वारा प्रायोजित जितने स्कीम है, योजनाएं हैं, उससे सबसे ज्यादा वहां पे ग्रांट के रूप में उनको पैसा मिलता है, यानी कि एक तरह से कहिए दान दक्षिणा, जिसको वापस करना नहीं होता है, उस तरह का वो पैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार झारखंड सबसे अधिक बैंक ब्रांच कहां है, तो झारखंड में सबसे अधिक बैंक का ब्रांच आपको रांची में देखने को मिलेगा, रांची जिला। अगला है जन समर्थ पोर्टल
कब यहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो ये 6 जून 2022 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के अनुसार देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन किससे हुआ था? तो ये फोन पे से हुआ था। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत कितना धन मुहैया कराया जाता है? तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है 500 रुपया। तो इस तरह से ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के तहत कितना धन मुहैया करवाया जाता है? तो इसका आंसर है 200, ऑप्शन ए। अगला है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। तो डिसेबिलिटी है, दिव्यांग लोग हैं, तो दिव्यांग लोगों को कितना पैसा दिया जाता है? तो यहाँ पे 200 रुपया है। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हाईली अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट मतलब सबसे ज्यादा शहरीकरण वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो है आपका धनबाद जिला। अगला प्रश्न है लो लेवल अर्बनाइज यानी सबसे कम शहरीकरण वाला अगर जिला अगर हम देखें तो वो है ऑप्शन ए गोड्डा। फिर यहाँ पे देखते हैं द डेकेडियल ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन झारखंड। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि जो अर्बन पॉपुलेशन का हुआ वो कहाँ पे हुआ? तो इसका अगर सही आंसर देखिए कितना हुआ यहाँ पे पूछा गया है तो आपका 32.4% हुआ है। सारा चीज को एक्सप्लेन के साथ आपको बताया जाएगा, लेकिन केवल अभी हम लोग जो है ABCD में आंसर इसका देख रहे हैं, सारा चीज को एक्सप्लेन करके अभी हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी यहाँ पे आपका हाँ ये 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें तो यहाँ पे बोला गया है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार मेन जो खरीफ क्रॉप्स है वो कौन है? तो सबसे मेन खरीफ फसल जो है वो पैडी यानी कि धान है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया मेन रबी फसल। तो रबी फसल में सबसे मुख्य रबी फसल है आपका गेहूं। उसके बाद कहा गया है कि ब्लैंक इज द मोस्ट यूज्ड सोर्स ऑफ इरिगेशन इन झारखंड। तो झारखंड में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन जो है वो कौन सा है? आपका कुआं है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ज्यादा ग्रोन किया जाने वाला वेजिटेबल यानी कि सब्जी जो है वो कौन सा है? तो पोटैटो यानी कि आलू जो है वो झारखंड में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीस्ट ग्रोन वेजिटेबल यानी कि सबसे कम उत्पादन किया जाने वाला सब्जी जो है वो कौन है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार? तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे कम यहाँ पे सब्जी का उत्पादन जो होता है वो होता है आपका बीट रूट का उत्पादन सबसे यहाँ पे कम होता है। तो इस तरह से बीट रूट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं द मोस्ट ग्रोन फ्रूट्स। अब यहाँ पे दिया गया है सबसे ज्यादा फ्रूट्स यानी फल उत्पादन करने वाला कौन सा फल है 2021-22 में रहा है? तो ये है मैंगो और जैक फ्रूट, आम और कटहल। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वल्नरेबिलिटी इंडेक्स हैज बीन ऑब्टेन्ड इन ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट एंड लोएस्ट यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना। मतलब सबसे ज्यादा वनरेबल, ये वनरेबल वगैरह क्या होता है आगे हम लोग अभी इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज्यादा वनरेबल कौन है और सबसे कम वनरेबल कौन है? तो अगर इसका ऑप्शन ए देखिएगा तो यही सबसे पहला आंसर हो जाएगा, साहिबगंज और रामगढ़। तो फर्स्ट नंबर में अगर देखिए सबसे ज्यादा वनरेबिलिटी जो है वो साहिबगंज में और सबसे कम वनरेबिलिटी जो है वो रामगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि झारखंड इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी। तो एथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए जो पॉलिसी लाया गया था वो कब लाया गया था? 2022 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ कहा गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में किसका हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो MSME सेक्टर में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसका होता है? तो माइक्रो इंटरप्राइजेस का जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अभी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे माइक्रो किसको कहते हैं, स्मॉल किसको कहते हैं और मीडियम इंटरप्राइजेस किसको कहते हैं, कितना टर्नओवर होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन सब बातों पे अभी आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेयर ऑफ झारखंड स्टैंड एट ब्लैंक अमंग द MSME विथ फीमेल ओनर। तो यहाँ पे फीमेल ओनर के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना यहाँ पे इसका परसेंटेज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड में देश का खाली स्थान कोयला भंडार है। तो देश का कोयला भंडार जो है यहाँ पे देखिएगा तो 27.3% देता है। देखिए इसमें थोड़ा सा एक तरह से कहिए डाउट है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ही 2 डाटा यहाँ पे देखने को मिलता है कोयला भंडार के संदर्भ में, जिसको आगे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक जगह स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि देश का 27.3% कोयला भंडार जो है वो हमारे झारखंड में रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं झारखंड में देश का खाली स्थान लौह अयस्क। तो लौह अयस्क कितना है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो लौह अयस्क झारखंड में 26% है पूरे देश का, यानी कि अगर पूरे देश में 100 kg है तो 100 kg आपको 100 kg लौह अयस्क में 26 kg लौह अयस्क जो है वो आपको झारखंड में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं झारखंड में देश का खाली स्थान
तांबा एस्क भंडार है। तो आपको यहाँ पे फिर तांबा के बारे में बताना है कि तांबा कितना परसेंट है, तो 18.5% तांबा है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है सबसे ज्यादा हाईएस्ट रॉयल्टी जो आता है मिनरल्स से कलेक्शन, मिनरल्स के उत्पादन से झारखंड सरकार को, वो कहां से आया हुआ है। तो आपको सबसे ज्यादा रॉयल्टी जो मिलता है या झारखंड सरकार को जो सबसे ज्यादा रॉयल्टी मिलता है वो आपको चाईबासा से देखने को मिलेगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए चाईबासा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, सेक्टर वाइज पावर कंजप्शन कहां सबसे अधिक है। तो यहाँ पे अगर पूछा जा रहा है बिजली का खपत सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो बिजली का खपत जो होता है वो सबसे ज्यादा आपका डोमेस्टिक होता है, यानी घरेलू कार्य में होता है, ना कि इंडस्ट्री में। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इंडस्ट्री में हो सकता है, लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि किसमें फर्स्ट है किसमें सेकंड है, ये सब अभी आने वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। झारखंड हैज रीच्ड ब्लैंक रैंक इन सोलर पावर प्रोडक्शन। तो झारखंड का सोलर पावर प्रोडक्शन में, सौर ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, तो 15वां स्थान रखते हैं। ब्लैंक हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी, रोड डेंसिटी के मामले में सबसे ज्यादा घनत्व, यानी कि रोड घनत्व सबसे ज्यादा कहां पे है, तो देवघर में देखिएगा तो सबसे ज्यादा रोड घनत्व देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है अबाउट ब्लैंक ऑफ द वर्कर्स ऑफ द स्टेट आर इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कृषि में कितने लोग संलग्न है। तो देखिए आप जहां से भी डाटा पढ़ते हैं इधर उधर से, वो डाटा अभी भूल जाइए। इकोनॉमिक सर्वे एक ऑथेंटिक सोर्स है, यहाँ का डाटा को आपको याद रखना है। और इस डाटा में कहा गया है एग्रीकल्चर में लगभग 55% लोग जो है वो संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन से रिलेटेड, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है, 1, 5 और 12। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है झारखंड में टोटल मिला के 16 है। द टोटल नंबर ऑफ कॉलेज इन स्टेट, राज्य में कितने कॉलेज की संख्या है, तो कॉलेज की संख्या 336 है। तो पूरे देश में कितना है, राज्य में कितना है, ये सब सारा आने वाले अभी वीडियो में हम लोग इसको अंत में देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पे पूछा गया है सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना वाज लॉन्च इन अक्टूबर। तो यहाँ पे पूछा गया है सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना को कब लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर झारखंड के द्वारा। तो अक्टूबर यहाँ पे आपको दिया गया है, यानी मंथ दिया गया है, आपको साल बताना है, तो साल जो है वो 2022। देखिए योजना बहुत सारा आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन जो आपका इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है उसमें जो योजना दिया जा रहा है उसको आपको सबसे पहले याद करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि करंट गवर्नमेंट का जो एक तरह से कहिए योजना है, कोशिश किया जाता है उसी योजना में से सवाल बनाया जाए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसको शॉर्ट में हम बताते हैं। पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए एक बिल पास हुआ है अभी हाल फिलहाल में ही रमेश बैस जी के द्वारा। वो ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछा गया है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका जमशेदपुर में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है इन टर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल बर्थ, यानी कि संस्थागत जो जन्म होता है बच्चों का, वो सबसे ज्यादा किस जिला में देखने को मिलता है, तो ईस्ट सिंहभूम। जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, हाँ, ये संस्थागत जन्म लेने वाले बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है, तो ईस्ट सिंहभूम में सबसे ज्यादा होता है। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है अर्की ब्लॉक इन ब्लैंक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज बीन द फर्स्ट ब्लॉक इन द कंट्री स्टार्ट पर्ल्स फार्मिंग। तो पर्ल्स फार्मिंग के लिए ये न केवल झारखंड राज्य का पहला ये जिला होगा, बल्कि ये जो है पूरे देश का ये पहला जिला होगा। ये जो है अर्की ब्लॉक जो कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो यहाँ पे पर्ल्स फार्मिंग किया जाएगा। तो इस तरह से ये सब महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेगा। और ये किस स्कीम के तहत इसको लाया गया है, तो ये जो है आपका वन धन स्कीम के तहत लाया गया है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है वन धन स्कीम। इन सबको एक एक करके हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे वीडियो तक इस वीडियो में। फिर आगे दिया है आपका फॉरेस्ट सर्वे से, जो कि 2021 में अभी रिसेंटली हुआ है। वहां पे बोला गया है कि इसके अनुसार जो है आपका झारखंड में कितना 1% है, तो इसके अनुसार देखिएगा तो ये जो है आपका 29.76% जो है इसका 1% आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ ही क्वेश्चन है उसको हम लोग समाप्त करते हैं, फिर डिटेल में हम लोग सारा चीज को समझेंगे। आगे दिया गया है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे 3 फॉरेस्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। वेरी डेंस फॉरेस्ट ये क्या है अभी हम आने वाले वीडियो में बताएंगे आपको। मॉडरेट क्या होता है, ओपन क्या होता है, सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो सब चीज बताएंगे। अभी शॉर्ट में जिसको आंसर जाना है उसके लिए ये है। तो इस तरह से यहाँ सबसे ज्यादा तीनों में से कौन है, तो तीनों में से ओपन फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वेरी डेंस फॉरेस्ट 2019 और 21 के दौरान खाली स्थान देखने को मिला। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में कमी देखने को मिला, वृद्धि देखने को मिला, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कमी हो जाता है। तो ओवरऑल में वृद्धि देखने को मिला, लेकिन वेरी डेंस फॉरेस्ट में कमी देखने को मिलेगा। इस सब पे जैसा कि हर समय आपको बताया जा रहा है, आने वाले वीडियो में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं, अब सेकंड लास्ट की ओर पहुंच रहे हैं।
आउट ऑफ 7 मेजर लाह प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड ब्लैंक इज द होल टॉप पोजीशन। तो लाह प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा किसका सबसे ऊंचा स्थान जो है वो किसका है, तो रांची का। तो रांची जो है सबसे टॉप पोजीशन में है ये 7 जिलों में। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। झारखंड रैंक ब्लैंक अमोंग द स्टेट यूटीज इन द इनफ्लो ऑफ नेशनल टूरिस्ट। उसके बाद यहाँ पे ये ब्लैंक यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे ब्लैंक है अमोंग द स्टेट यूटीज इन इनफ्लो ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट। देखिए यहाँ सिंपली आपको बता रहे हैं नेशनल टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट के टर्म पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि झारखंड का कौन सा स्थान है। तो अगर इसको हम देखें तो नेशनल टूरिस्ट में अगर देखें यानी कि बिहार का हो गया या दूसरे राज्य के जितने भी है वो लोग झारखंड में कितना घूमने के लिए आते हैं, तो वो 19th रैंक रखता है झारखंड। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, लास्ट कौन है, ये सब हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। और इंटरनेशनल रूप में यानी कि इंटरनेशनल जितने टूरिस्ट आते हैं उसमें से जो झारखंड आते हैं उसका क्या रैंक है, तो यहाँ पे झारखंड जो है 23वां रैंक में है। तो एक तरह से कहिए बहुत पीछे है, यहाँ पे बहुत कम लोग जो है घूमने के लिए आते हैं। सबसे लिस्ट कौन है, सबसे फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, ये सब हम लोग आने वाले जो टॉपिक है डिटेल में जहां देखेंगे वहां पे ज्यादा बेहतर से समझेंगे। छऊ डांस को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है, तो ये जो है 2010 में शामिल किया गया है। तो इस तरह से हम लोग जो है 50 क्वेश्चन का आंसर अभी तक देख लिए और इसको बताने में हमको 15 से 16 मिनट टाइम लग गया। अब हम लोग यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं उसी को डिटेल वाइज यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि केवल क्वेश्चन का आंसर जान लेने से आपका कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन हम लोग अभी पढ़े उससे संबंधित अगर चीजों को आप समझिएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेहतर क्लियर होगा और आप किसी भी समय इसको आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके चलिए देखते हैं कि इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का फिजिकल डेवलपमेंट एंड स्टेट फाइनेंस, यानी कि बजट से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा उसको हम लोग समझेंगे, बेसिक जो नोट्स है उससे समझेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा गया है उसका आंसर भी आप तो बता ही दिया गया है, तो आप लोगों को आंसर तो पता होगा और यहाँ पे आपको आंसर भी दिख रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि 2022-23 के अनुसार झारखंड को सबसे अधिक रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व आय कहां से होता है। तो इसका आंसर तो आपको पता है, जो शेयर इन सेंट्रल टैक्स, यानी कि जो सेंट्रल के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है उससे जो शेयर मिलता है सबसे ज्यादा उसी से राज्य सरकार को पैसा होता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व आय, तो इसको हम लोग समझते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट होता क्या है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार है, साल में एक बार बजट लाती है। अगले साल में वो कितना खर्च करने वाली है नहीं करने वाली है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग बजट कहते हैं। तो ये बजट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं, या 2 पार्ट में इसको बजट को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट को कहते हैं रेवेन्यू बजट और सेकंड पार्ट को बोलते हैं कैपिटल बजट। इसी को राजस्व बजट बोलते हैं, रेवेन्यू को, और कैपिटल को पूंजीगत बजट। रेवेन्यू जो बजट होता है वो क्या होता है और कैपिटल बजट होता है उसको क्या होता है, वो क्या होता है उसको आप थोड़ा सा मतलब रिकैप कर लीजिए। तो रेवेन्यू मतलब हो जाता है राजस्व, जिसमें पैसा आपका जो आ रहा है उसके बदले आपको कुछ देना नहीं पड़ता है। और कैपिटल में आप जो पैसा ला रहे हैं उसके बदले आपको कुछ पैसा जनरेट होता है। जैसे कि आप सिंपली आपको टैक्स मिलता है, डायरेक्ट टैक्स मिल रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट से मिल रहा है चाहे इनकम से। तो सरकार जब इनकम टैक्स लेती है तो उसके बदले कुछ देती नहीं है, लेकिन वहीं अगर कैपिटल लेके आती है यानी कि कोई उधारी लेके आती है, चाहे वो लोन जो है आपका इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, तो उस लोन के सहायता से रोड बनाया जाता है तो टैक्स वसूला जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जिससे किसी ना किसी तरह का इनकम जनरेट होता है। तो वैसे भी हम लोग बोलते हैं ना पूंजी से क्या होता है, कोई नया इनकम जनरेट होता है। तो जहां से इनकम जनरेट होता हो उसको हम लोग कैपिटल बजट कह सकते हैं, और जहां से इनकम जनरेट नहीं होता है उसको हम लोग रेवेन्यू बजट कह सकते हैं। एकदम शॉर्ट फॉर्म में, आसान भाषा में समझे तो ये है। ऐसा डिटेल में जाइएगा तो और भी बेसिक डिफरेंस इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो राजस्व में है अब आय और व्यय होता है, यानी कि राजस्व में रिसिप्ट भी होगा और एक्सपेंडिचर भी होगा, यानी कि व्यय भी होगा। रिसिप्ट जो है यानी राजस्व में आय जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका टैक्स से, यानी जो सरकार हम पे टैक्स लगाती है उससे, और दूसरा जो होता है वो नॉन टैक्स है, यानी कि कुछ प्रॉफिट मिल रहा है सरकार को, वहां से कुछ ग्रांट मिल रहा है, उधारी मतलब एक तरह से कहिए दान दक्षिणा जैसे मिल रहा है उससे, या सरकार आपके जैसे चालान वगैरह काटती है, वो तो टैक्स नहीं है लेकिन फिर भी वो कहां जा रहा है, आपका सरकार के खाते में ही जा रहा है, तो वो बिना टैक्स वाला चीज होता है। तो इस तरह से जो रिसिप्ट होता है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, आपका टैक्स और नॉन टैक्स।
टैक्स को भी हम दो तरह से बांटते हैं, एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, ये सब क्या होता है, इनडायरेक्टली सरकार आपसे टैक्स ले रही है। लेकिन कॉर्पोरेट हो गया और इनकम टैक्स हो गया, इस तरह का जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट लिया जाता है, यानी कि जो एक तरह से कहिए आय कर रहा है, इनकम कर रहा है, उसी से टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट, जैसे आप कोई क्या करते हैं, पेट्रोल लेते हैं, तो पेट्रोल लेते हैं तो वहां पे मान चलिए 100 रुपया का पेट्रोल ले रहे हैं, तो 50 रुपया आपका पेट्रोल का दाम पड़ रहा है और 50 रुपया जो है वो टैक्स में जा रहा है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली आप टैक्स को क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन टैक्स डायरेक्ट टैक्स है और कौन टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इस तरह से अब हमको लगता है ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है आपका, इस पार्ट को हम कह सकते हैं कि ये है रेवेन्यू, ये है रिसिप्ट। तो इस तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट में हम लोग सब चीज को लेके चलते हैं, टैक्स को भी लेके चलते हैं और नॉन टैक्स के भी ले सकते हैं। टैक्स में आपका डायरेक्ट भी आ जाएगा और इनडायरेक्ट, यानी सरकार को कॉर्पोरेट से कितना अथी होता है, मतलब इनकम होता है। इनकम टैक्स तो राज्य सरकार लेती नहीं है। तो इस तरह से जो जो टैक्स राज्य सरकार लेती है उसमें सबसे ज्यादा जो यहाँ पे आपका टैक्स मिलता है वो कौन सा टैक्स है, तो शेयर इन सेंट्रल टैक्स। तो एक तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। तो इस तरह से यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया था। सबसे पहले था ऑन टैक्स रेवेन्यू, यानी सरकार, राज्य सरकार जो अपना टैक्स लगाती है, बहुत सारा टैक्स लगाती है, अभी हम लोग देखेंगे भी, तो उससे सबसे ज्यादा इनकम होता है। या नॉन टैक्स, नॉन टैक्स अभी हम लोग देखें कि आपको बताया गया कोई गुड्स को बेच रही है सरकार का, कहीं पे पैसा लगा हुआ, उससे जो डिविडेंड आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है या कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो या कहीं से दान दक्षिणा ग्रांट मिल रहा है, या जैसे कि आपको बोला गया कि आप गाड़ी चलाते हुए हेलमेट नहीं पहनते और चालान कट जाता है, तो वो जो पैसा जाता है वो सब आप किस में जाता है, नॉन टैक्स में जाता है। तो इससे इनकम ज्यादा होता है तो नहीं होता है। इन दोनों से सबसे ज्यादा इनकम जो होता है वो किससे होता है, शेयर इन सेंट्रल टैक्स, यानी केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है उससे जो हिस्सेदारी मिलता है उससे सबसे ज्यादा इनकम होता है राज्य सरकार का। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि किसका कहां कहां से राज्य सरकार को सबसे ज्यादा यहाँ पे रिसिप्ट होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हम लोग तो देख चुके हैं, सेंट्रल से यहाँ पे मिलता है 32% के आसपास। और यहाँ पे अगर हम देखें स्टेट का अपने द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो कितना परसेंट है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 29.9%। तो इस तरह से ये जो है आपका सेकंड नंबर में अगर हम देखें तो शेयर इन सेंट्रल टैक्स, तो ये जो है आपका 32.5% है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट का नॉन टैक्स अगर रेवेन्यू यहाँ पे हम देखें तो ये जो है, यानी चलान उलान से जो पैसा आता है, 16.6% है। और उसके बाद यहाँ पे ग्रांट, यानी कि जो ऐसा पैसा जिसके बदले आपको कुछ वापस, मतलब दान हम कर सकते हैं, जो कि वापस आपको करना नहीं है, तो वो जो है आपका यहाँ पे 21% के आसपास यहाँ पे आपका ग्रांट आपको राज्य सरकार को मिलता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 21%। तो इस तरह से याद रखिएगा, सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिसिप्ट में आपका जो पैसा आता है वो है सेंट्रल मतलब शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, यानी कि सेंट्रल टैक्स के द्वारा जो शेयर मिलता है हम लोगों को उससे आता है। उसी को यहाँ पे लिखा गया है कि कहाँ कहाँ है। तो स्टेट का ऑन टैक्स से आता है 29.9%, स्टेट का नॉन टैक्स से आता है 16.2% और शेयर इन सेंट्रल टैक्स से आता है 32.5%। नेक्स्ट में यहाँ पे अगर सवाल देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब अब यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट में भी आपको कहाँ जाना है, ये रेवेन्यू है, ये रिसिप्ट है। रिसिप्ट के 2 प्रकार होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। तो अब बात किसका हो रहा है, टैक्स का। लेकिन टैक्स में दोनों टैक्स आएगा, आपका डायरेक्ट भी आएगा और इनडायरेक्ट भी आएगा। तो चलिए इसको अब हम लोग देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत किससे सबसे अधिक आय प्राप्त होता है। तो यहाँ 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, 4 में से तो आपको आंसर सही पता चल ही रहा है कि कमर्शियल टैक्स से सबसे ज्यादा है, यानी वाणिज्यिक कर, जो वाणिज्य इस तरह से वाणिज्यिक उद्योग वाले हैं उससे सबसे ज्यादा यहाँ पे झारखंड सरकार को टैक्स मिलता है। अब यहाँ पे आपको याद क्या करना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आता है। आपको पूछा जाएगा इकोनॉमिक के संदर्भ में कि टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन आते हैं। लैंड रेवेन्यू आता है, एक्साइज आता है, इनकम टैक्स आता है, रजिस्ट्रेशन आता है, कमर्शियल आता है। ये चारों के चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको वो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट ही आते हैं। तो इस तरह से ये चारों को याद रखिएगा इकोनॉमिक के संदर्भ में। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपको कितना कितना हिस्सेदारी जो होता है वो झारखंड सरकार को आता है। तो लैंड रेवेन्यू जो आप रसीद कटवाते हैं उससे जो आता है वो 6% का रेवेन्यू आता है। एक्साइज जो है उत्पाद का अगर हम देखें तो उत्पादन के जरिए जो टैक्स आता है वो 10.1 आता है। रजिस्ट्रेशन जो होता है आपका बॉन्ड पेपर वगैरह सब में रजिस्ट्रेशन जो होता है वो है आपका 4.8 होता है। ट्रांसपोर्ट से जो आता है, यानी सरकार जो ट्रांसपोर्ट चलाती है उससे जो इनकम होता है सरकार को 6.6 होता है।
और सबसे ज्यादा कमर्शियल टैक्स से ही पैसा रिसिप्ट होता है टैक्स के रूप में अगर हम देखें, और वो कितना है 72.4%। तो याद रखिएगा सबसे कम इनकम जो होता है वो लैंड रेवेन्यू। ऐसा भी आप जमीन का रसीद कटवाएंगे तो पता होगा कि कितना वहां पे कम पैसा लगता है, तो लैंड रेवेन्यू से सबसे कम पैसा आता है और कमर्शियल टैक्स से सबसे ज्यादा पैसा आता है। तो उम्मीद करते हैं इकोनॉमिक्स का ये टर्म भी आपको समझ में आ गया होगा, और आपको जो क्वेश्चन बताया गया था वो आंसर तो पहले ही आपको बता दिया गया था, तो आंसर भी आपको अब याद रहेगा लंबे समय तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो देखिए आपको सब चीज को बताया गया, कैसे रेवेन्यू रिसिप्ट था, फिर रेवेन्यू में आप लोग को टैक्स बताया गया, फिर टैक्स के बाद हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं नॉन टैक्स। नॉन टैक्स यानी कि बिना टैक्स लगाए जो इनकम सरकार को हो रहा है वो, जैसे कि आपके ऊपर जो चालान लगता है या सरकार कोई किताब बेचती है या कुछ प्रॉफिट उसको आता है, तो वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत हम लोग उसको रखते हैं। तो वो कहां से सबसे ज्यादा आता है पैसा, तो आपका आंसर दिख रहा होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंटर के द्वारा जो स्कीम एक तरह से स्पॉन्सर किया जाता है वो सब से सबसे ज्यादा पैसा आता है, जिसको आप इस पाई चार्ट के सहायता से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत 61.7% जो है वो इनकम होता है, रिसिप्ट होता है। अगर हम फाइनेंस कमीशन का अगर हम देखें कि फाइनेंस कमीशन से जो ग्रांट मिलता है वो कितना है, तो 20.6% मिलता है, और ट्रांसफर ग्रांट जो मिलता है ट्रांसफर के द्वारा जो मिलता है वो है 17.7। तो आपको खाली याद रखना है कम से कम इतना कि सबसे ज्यादा जो नॉन टैक्स है, यानी कि सरकार जब टैक्स नहीं लगा रही है, बिना टैक्स का जो पैसा आ रहा है वो पैसा कहां से आता है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी कि केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं उससे सबसे ज्यादा यहां पे पैसा आता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो सेकंड चैप्टर अभी आप क्या कर लिए, खत्म कर लिए। अब हम लोग चलते हैं थर्ड चैप्टर की ओर। जो थर्ड चैप्टर जो था उसमें बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको दिखा नहीं, तो हम जो है चौथा चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो चलिए फोर्थ चैप्टर का हम लोग देखते हैं जो कि है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, यानी कि वित्तीय संस्थान जो है उससे संबंधित क्या दिया गया है। तो ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा बैंक ब्रांच जो है वो रांची में है, ये आपको शुरुआत में ही बताया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग और जो है यहाँ पे, अच्छा ये थर्ड चैप्टर ही है, सॉरी ये थर्ड चैप्टर ही है, तो थर्ड चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको लगा कि यहाँ थर्ड चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं था इसलिए यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन थर्ड चैप्टर से बनाया गया क्वेश्चन है। तो इस तरह से थर्ड चैप्टर का जो है यहाँ पे पूछा गया है सबसे ज्यादा बैंक ब्रांच कहाँ पे है, तो ये रांची में है। अब देखिए रांची में जो है बैंक ब्रांच वो कितना परसेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 14% से ज्यादा आपको रांची में मिल जाएगा। और अगर सबसे लेस बैंक ब्रांच देखिएगा सबसे कम कहाँ है, तो कोडरमा है, लातेहार है, लोहरदगा है, पाकुड़ है, साहिबगंज है और सिमडेगा। मतलब 1 से 3% ही बैंक ब्रांच आपको इन जिलों में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ हम पढ़ते हैं एक लाइन दिया गया है कि बोलता है कि स्टेट इज कंसंट्रेटेड, सॉरी यहाँ पे हम यहाँ से पढ़ते हैं 15% ऑफ द टोटल बैंक ब्रांच इन द स्टेट इज कंसंट्रेटेड इन रांची, दिस इज फॉलोड बाय धनबाद एंड ईस्ट सिंहभूम। यानी कि फर्स्ट नंबर में यहाँ पे रांची आता है, सेकंड नंबर में यहाँ पे धनबाद आता है, थर्ड नंबर में यहाँ पे आता है ईस्ट सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम। तो इस तरह से रांची का स्थान पहला है बैंक ब्रांच के तौर पे जिसमें 15% है, यहाँ पे सेकंड नंबर में आता है धनबाद और थर्ड नंबर में आता है आपका ईस्ट सिंहभूम। और अगर लास्ट में देखिए तो वैसे लास्ट तो लिखा नहीं है, लेकिन सबसे कम वाले में कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, सिमडेगा, साहिबगंज और सिमडेगा, इसमें सबसे कम बैंक ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है जन समर्थ पोर्टल कब प्रारंभ किया गया, इसका आंसर आपको बताया गया था 6 जून 2022 को। इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए जन समर्थ पोर्टल के अंतर्गत बहुत सारा देखिए जनता को यहाँ पे सरकार जो है क्रेडिट एक तरह से सुविधा देती है, जैसे कि स्टूडेंट को लोन के रूप में पैसा दिया जाता है, एग्रीकल्चर लोन में पैसा दिया जाता है, बिजनेस से संबंधित लोन दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कंपाइल करके एक तरह से कहिए विंडो दिया जाता है। इस पोर्टल में आप जाइएगा, कोई भी व्यक्ति चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड आदमी हो, चाहे वो बिजनेस से संबंधित आदमी हो, इस पोर्टल में जाएगा तो उसको क्रेडिट से संबंधित जो भी योजना का लाभ मिलना है वो उसको एक ही जगह में मिल जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जन समर्थ पोर्टल जो है वो कब प्रारंभ हुआ, ये तो आपको बताया गया था। और अब यहाँ पे हम बताते हैं कि इसमें और क्या चीज सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि इसमें कितने स्कीम को मर्ज किया गया है। तो इसमें 13 स्कीम को मर्ज किया गया है और 13 स्कीम में से कुछ स्कीम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो सबसे पहला जो स्कीम है वो किससे संबंधित है, एजुकेशन लोन से संबंधित है। दूसरा जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन से संबंधित है। तीसरा जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन से संबंधित है। अब यहाँ पे कौन कौन सा लोन है आप आराम से, ये पीडीएफ दे दिया जाएगा ग्रुप में, आप देख लीजिएगा। और इस तरह से यहाँ पे आपको याद रखना है जन समर्थ पोर्टल कब प्रारंभ किया गया, इसका क्या मुख्य आधार है
और इससे कितने योजनाओं को लिंक किया गया है। तो इस तरह से ये सबसे महत्वपूर्ण था। अब हम लोग देखते हैं लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन, यानी ये चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन किससे किया जाता है, तो फोन पे। वैसे भी आप देखिएगा तो हर दूसरा आदमी जो है वो फोन पे का यूज करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में। तो फोन पे का अगर हम लोग देखें तो कितना परसेंटेज है, तो लगभग आधा कोई, यानी कि 46% आदमी जो है वो फोन पे का यूज करता है। और सेकंड नंबर में गूगल पे, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांजैक्शन करते हैं उनके फोन में अगर आप देखिएगा तो ज्यादातर आपको फोन पे और गूगल पे ही मिलेगा। तो अमेजन और पेटीएम का संख्या इसके तुलना में कम है। ऐसे अगर आप देखना चाहें तो इस ग्राफ में देख सकते हैं कि फोन पे जो है वो 46% है, गूगल जो है 34% है, पेटीएम का अगर देखिएगा तो ये 14% है, और अमेजन पे जो है 1.8% है, 83% है, और बाकी अदर जो पेमेंट है वो आपका 6% करके दिया है। तो सबसे हाईएस्ट पूछता है या सेकंड हाईएस्ट पूछेगा, तो सबसे हाईएस्ट जो है आपका जो फोन पे है, और सेकंड हाईएस्ट नंबर में गूगल पे आता है। तो इस तरह से थर्ड चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ चैप्टर की ओर। चौथा चैप्टर है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। पंचायती राज हम लोगों के सिलेबस में भी दिया गया है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या डाटा दिया गया है इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत यहाँ पे जो 79 वर्ष से अधिक वाले लोग व्यक्ति हैं उनको कितना पेंशन दिया जाता है, तो इसका सही आंसर आपको दिया गया है 500 रुपया। दूसरा यहाँ पे दिया गया है नेशनल विडो पेंशन स्कीम के तहत कितना धन मुहैया करवाया जाता है, तो 200 रुपया दिया जाता है। इसका डिटेल अभी हम लोग देखेंगे। इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन के तहत कितना पैसा दिया जाता है, तो इसका भी आंसर है आपका 200। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके थे। अब नया क्या देखते वाले हैं उसको देख लीजिए। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो हम लोग जो है वहां पे डाल देंगे, उसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा यहाँ हम बताने का प्रयास करें, उसको आप समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। सबसे पहले दिया गया इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसके बारे में बोला गया है कि जो भी बीपीएल यहाँ पे परिवार से संबंधित होंगे और जिसका एज जो है 60 ईयर से अबव होगा उसको मंथली पेंशन दिया जाएगा 200 रुपया, और जो 79 ईयर से ज्यादा के होंगे उनको दिया जाएगा आपका 500 रुपया। तो इस तरह से याद रखिएगा, 60 to 79 वाले को 200 दिया जाता है और 79 टू अबर वाला को 500 दिया जाता है। तो दोनों का अलग अलग अमाउंट है, याद रखिएगा। अगला है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, नाम में ही ये विडो, तो बीपीएल परिवार का यहाँ पे 40 से 59 साल का जो ईयर के विडो होंगे उनको 200 रुपया दिया जाएगा। फिर इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी, यानी कि जो दिव्यांग होंगे, तो इस तरह से बीपीएल पर्सन जिसका एज 18 से 59 साल होगा उसको यहाँ पे दिया जाएगा आपका 200 रुपया मंथली पेंशन। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम यहाँ पे दिया जा रहा है उन परिवारों को जो कि बीपीएल है, बीपीएल कैटेगरी में आते हैं और उनका परिवार का जो मुखिया है उनका देहांत हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे 18 से 64 साल तक के ईयर में यहाँ पे दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा आपको? 10,000 रुपया यहाँ पे दिया जाना चाहिए। मतलब वो जो जिनका डेथ हुआ है उनका एज कितना होना चाहिए? 18 से 64, यानी कि 64 से अगर ज्यादा होंगे तो एक तरह से कहिए वो वृद्धावस्था में आ गए होंगे, तो वो एक तरह से कहिए परिवार के मुखिया नहीं हो सकते। और 18 से कम वाला को भी परिवार का मुखिया हम लोग नहीं मान सकते हैं। इसीलिए 18 से 64 वाला एज के जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो परिवार के मुखिया हैं और उनका देहांत हो जाता है तो उस परिवार को 10,000 रुपया तक का सरकार के द्वारा सहायता दिया जाता है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत। अन्नपूर्णा स्कीम के तहत यहाँ पे 10 केजी का यहाँ पे चावल ग्रेन दिया जाता है, पर मंथ दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, अन्नपूर्णा स्कीम जो है उसके तहत कितना केजी पर मंथ ग्रेन दिया जाता है। अगला यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण योजना में स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, तो यहाँ पे भी निःशक्त लोगों के लिए, डिसेबिलिटी लोगों के लिए है, और ये स्टेट गवर्नमेंट झारखंड के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें कितना पैसा दिया जाता है मंथली? तो 1,000 रुपया मंथली पेंशन दिया जाता है। देखिए पेंशन आपको करंट अफेयर के किताब में बहुत सारा मिल जाएगा, स्कीम वगैरह, लेकिन आप उसको याद करने से पहले आप जो योजना आपका सर्वे में दिया गया उसको याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है ये गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया डॉक्यूमेंट है, इसीलिए यहाँ पे जो दिया गया वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो आपका गाइड बुक में है वो तो आपका फिर इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा, कम से कम इसको याद कर लीजिए, उसके बाद उसको याद कीजिएगा। आगे दिया है स्टेट सोशल सिक्योरिटी एज, यहाँ पे स्कीम से संबंधित है। तो ये जो दिया गया है आपका 60 साल या उससे ऊपर वाले विडो को दिया गया है, या 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को, और 18 साल वाले से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं को जो कि विधवा हो चुकी है, विडो को। तो इस तरह से यहाँ पे और किनको दिया जाता है? 40% से ज्यादा अगर कोई डिसेबिलिटी हो गए हैं तो उनको भी ये पैसा दिया जाता है।
और जिनका इनकम जो है, कोई मजदूर है जिनका इनकम है 10,500 से कम, तो उनको और ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में, और 12,500 से कम जो कि अर्बन क्षेत्र में, तब उसको 600 रुपया यहाँ पे दिया जाता है। काफी लंबा चौड़ा यहाँ पे दिया गया है स्टेट सोशल सिक्योरिटी, यानी कि यहाँ सभी लोगों को इंक्लूड किया गया है। वृद्धावस्था वाले लोगों को यानी 60 साल से अधिक वाले लोगों को, यहाँ पे विडो को जो कि 18 साल से अधिक है, 40% से ज्यादा अगर कोई दिव्यांग है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। कोई ऐसे मजदूर जिनका इनकम ग्रामीण क्षेत्र में रह के 10,500 और शहरी क्षेत्र में रह के 12,500 से कम है, तो उनको भी इंक्लूड किया गया है। और इसके तहत जो पैसा दिया जाता है वो 600 रुपया मंथली दिया जाता है। आदिम जनजाति प्रोत्साहन योजना, आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो 8 आदिम जनजाति हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। वो पैसा कितना दिया जाता है, तो 600 रुपया यहाँ पे वो पैसा दिया जाता है। फिर है राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना, तो इस तरह से फिर से ये विधवाओं के लिए है जो कि 18 साल से अधिक है, और अमाउंट कितना दिया जाता है, मंथली पेंशन 600 रुपया दिया जाता है। स्टेट सिक्योरिटी पेंशन स्कीम जो है, जो एड्स और HIV से प्रभावित लोग हैं, इन्फेक्टेड लोग हैं, उनको दिया जाता है। तो इस तरह से जो अपने आप को कहां पे एक तरह से कहिए रजिस्टर्ड करवाते हैं एड्स कंट्रोल सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सेंटर में, अपने आप को वहां पे रेगुलर अगर मेडिकेशन के लिए जाते हैं मंथली, तो उनको पेंशन मिलता है 600 रुपया। इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना और याद करना चाहिए। कम से कम इसको एक बार पढ़ के रहिए, ताकि अगर कहीं ऑप्शन आपको दिखे तो इसका सही जवाब आप दे पाए। अब चलिए चैप्टर 4 के बाद अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 5 की ओर। अब यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या दिया गया है। सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट आपको बताया गया कि यहाँ पे धनबाद है। नाम ही यहाँ पे दिया गया अर्बनाइज यानी शहरीकरण, कि कैसे शहरीकरण में यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे ज्यादा शहरीकरण जो हुआ है वो धनबाद में आपको देखने को मिलेगा, और सबसे कम शहरीकरण जो देखने को मिलेगा वो गोड्डा में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके थे, नया क्या जानना है उसको देखिए। तो यहाँ पे दिया गया धनबाद में भी कितना % लोग शहरीकरण में आ चुके हैं, तो 100 में से 58 व्यक्ति यानी 48.1% जो है उनका शहरीकरण हो चुका है। सेकंड नंबर में देखिए, केवल धनबाद को याद करने से नहीं चलेगा, सेकंड नंबर में पूर्वी सिंहभूम, इसलिए हम ऑप्शन भी उसी तरह का बनाया है। देखिए फर्स्ट नंबर में आता है, ये आपका सेकंड नंबर में आता है, तो इस तरह से यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम आएगा, और रामगढ़ जो आता है ये आपका थर्ड नंबर में आता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे दिया गया, सॉरी थर्ड नंबर में बोकारो आता है, फोर्थ नंबर में रामगढ़ आता है, सॉरी यहाँ पे बोकारो थर्ड नंबर में था, और यहाँ पे रामगढ़ जो है वो फोर्थ नंबर में आता है। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह का ऑप्शन भी आपको बनाए हैं ताकि आपको याद करने में भी आसान हो जाए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि रांची का जो है वो 43.1% है। तो देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, कभी आपको देगा कि सबसे ज्यादा शहरीकरण किसमें हुआ है, तो रांची देख के आपको लगेगा कि रांची ही इसका आंसर होगा, लेकिन रांची आंसर नहीं है, इसका आंसर जो है वो है धनबाद। और सेकंड हाईएस्ट अगर शहरीकरण पूछेगा तो याद रखिएगा जमशेदपुर वाला इलाका है, यानी कि पूर्वी सिंहभूम। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ लोएस्ट वाला भी दिया गया है, तो लोएस्ट वाला याद रखिएगा, सबसे कम जो है आपको गोड्डा में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे कम जो है 4.9% है गोड्डा में। उसके बाद उससे ऊपर अगर शहरीकरण जाए तो गढ़वा मिलेगा, फिर सेकंड उससे थर्ड ऊपर चला जाए तो चतरा मिलेगा। तो इस तरह से बढ़ते क्रम आप जाइएगा, तो यहाँ पे लास्ट का 3 देख लीजिए और फर्स्ट का 3 देख लीजिए। तो इस तरह से धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो फर्स्ट थर्ड है, और लिस्ट में अगर सबसे जाए तो गोड्डा, गढ़वा और चतरा है। तो इस तरह से ये हो गया शहरीकरण से संबंधित। अब यहाँ पे दिया गया डेकेडियल ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि दशकीय वृद्धि जो शहरीकरण में, मतलब पहले वो गांव था लेकिन धीरे धीरे चेंज होके एक दशक के अंतर्गत वो शहर में चेंज हो गया है। तो वो कितना % आपको देखने को मिला है, तो 32.4% आपको देखने को मिला है, जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा। द डेकेडियल ग्रोथ रेट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन झारखंड वाज हाई एज 32.4%, यानी झारखंड में 32.4% के रेट से अर्बनाइजेशन बढ़ा है, यानी पहले लोग शहर में थे, सॉरी गांव में थे, अब वो शहर में रहने लग गए हैं या उसका शहरीकरण हो गया है। तो इस तरह से ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फैक्ट था, इसको उम्मीद करते हैं याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन है, और उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए और कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, उसको हम लोग देखते हैं। ये जो है अर्बनाइजेशन से संबंधित यहाँ पे दिया है, द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द स्टेट ऑफ झारखंड इज 24.5% अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो इस तरह से 2011 के अनुसार यहाँ पे 24.05 था, यहाँ पे ये दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे डाटा में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि दशकीय वृद्धि जो आपका दिया गया है आपका
वो दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 10 अंकीय वृद्धि दिया गया था और वहाँ सेंसस 2011 के अनुसार दिया गया है। तो दोनों में बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, चैप्टर नंबर 6, और देखते हैं चैप्टर नंबर 6 में क्या क्वेश्चन वहां पे पूछा गया। तो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे चीज पूछा गया है, बताया गया है। तो इसको आप उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल आपका करंट बेस आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डाटा दिया गया है उसको हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका कुछ टर्म है उसको हम लोग समझते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। वैसे क्वेश्चन तो आपको बताया गया है कि सबसे ज्यादा खरीफ फसल जो है वो कौन सा है, आपका धान जो है सबसे महत्वपूर्ण खरीफ फसल में यहाँ पे आता है। डायग्राम है उसको हम लोग के लिए समझते हैं कि इसमें क्या बताने का प्रयास किया गया है। इसमें सारा डाटा तो याद नहीं करना है, थोड़ा बहुत हम लोग डाटा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा नेट सोन एरिया। यहाँ पे आप समझिए कि खेती जो किया जाता है उसको नेट सोन एरिया के अंतर्गत हम लोग करते हैं। नेट एरिया सोन देख रहे हैं, फिजिकल एक्सटेंट लैंड टू विच क्रॉप्स एंड हार्वेस्ट। तो इस तरह से जहाँ पे खेती किया जा रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है, उसको हम लोग 70% के अंतर्गत देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करंट फैलो लैंड, करंट फैलो लैंड में अगर देखिएगा 70% है, तो करंट में क्या होता है, वैसा भूमि जो है वो जिसमें कल्टीवेशन होता है, खेती होता है, लेकिन उसको छोड़ा गया है लेस देन 1 ईयर के लिए। तो इस तरह से 1 ईयर से ज्यादा अगर छोड़ा जा रहा है तो 1 ईयर से के लिए छोड़ा जा रहा है तो करंट फॉलो हो जाएगा। फॉलो अदर देन करंट फॉलो हो गया तो जिसको हम लोग मोर देन ए ईयर, तो 1 साल से ज्यादा के लिए कोई जमीन को छोड़ा जा रहा है और तब उसको खेती किया जा रहा है। जैसे परती जमीन आप लोग सुने होंगे, गांव देहात में हम लोग बोलते हैं परती जमीन। तो इस तरह से यहाँ पे 17% में लगातार खेती किया जा रहा है। 17% करंट फैलो जो है उसमें 1 साल के भीतर के समय यहाँ पे छोड़ा जा रहा है और फिर खेती किया जा रहा है। मतलब 6 महीना का मान के चलिए गैप है, उसके बाद फिर से खेती किया जा रहा है। अगर 1 साल से ज्यादा का गैप आप छोड़ के फिर से वहां पे खेती कर रहे हैं तो अदर फॉलो लैंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये कम से कम याद रखिएगा कि ये सब आपका दिया गया है। नॉन एग्रीकल्चर यानी रोड है, आपका पुल है, इस तरह का बहुत सारा चीज भूमि में है, तो उसको हम लोग 9% के अंतर्गत रखते हैं, यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद फॉरेस्ट है 28% है, जो कि ऑन एन एवरेज दिया है 28%। उसके बाद है आपका ट्री कितना कवर करता है, 2% के आसपास यहाँ पे दिया गया है। फिर वेस्टलैंड जो है, जो कि खेती किया जा सकता है लेकिन किया नहीं जा रहा है, उस तरह का भूमि जो है 5% है। तो यहाँ में से हमको लगता है नेट सोन एरिया या करंट फैलो या अदर देन फैलो, ये सब आपको पूछा जा सकता है। बाकी हमको नहीं लगता है बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर बंजर भूमि देखें तो 7% है। ये तो फॉरेस्ट में हम लोग डिटेल पढ़ ही चुके हैं। ट्री कवर ये भी हम लोग है ना 2% के आसपास याद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अगर आपको मन करे तो याद कर लीजिए और नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पैडी जो है सबसे महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन किया जाता है, यानी कि धान जो है सबसे महत्वपूर्ण रूप से खेती किया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर में यहाँ पे मकई का खेती होता है, मिलेट्स का होता है, पर्ल्स का होता है, फिर ऑयल सीड्स का होता है। ऐसा करके यहाँ पे दिया गया है कितना कितना यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, उसको यहाँ पे दिया गया है। एक्चुअली पैडी के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर में आपका मकई ही आपका दिया गया है, थर्ड नंबर में पल्सेस आता है, तब फोर्थ नंबर में आपका मिलेट्स आता है। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया, आप आराम से इसको देख सकते हैं। इसको भी बता दिया गया है रबी क्रॉप्स में है ना आपका वीट यानी कि आपका गेहूं का सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है। ये सब सारा डाटा दिया गया है, लेकिन इतना याद करना आपको नहीं है। देखिए आपको ये मकई जो है वो रबी और खरीफ दोनों में आता है। उम्मीद करते हैं ये सब आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो रहा होगा। अब यहाँ पे दिया जाता है इरिगेशन सबसे ज्यादा किससे किया जाता है, ये हम लोग चर्चा किए थे। तो सबसे ज्यादा है कुआं से। अब यहाँ पे दिया है कितना, यहाँ पे टैंक से होता है, तो टैंक से 30% होता है, कुआं से आपका 37% होता है, अदर सोर्स है 31% और कैनाल जो है नहर से जो होता है वो 2% होता है। तो उम्मीद करते हैं सबसे ज्यादा वाला ही पूछेगा, तो सबसे ज्यादा वाला जो है वो 37% के आसपास है, यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका सवाल देखते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। आगे दिया गया है सबसे ज्यादा ग्रोन किया जाने वाला वेजिटेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा ग्रोन किया जाने वाला पोटैटो है, ये आपको पहले भी बताया गया था। फिर सबसे कम जो है वो बीट रूट है, इसी को यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितना टन होता है वो याद करने का कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फल के बारे में दिया गया है, फ्रूट्स में दिया गया है, तो मैंगो और जैक फ्रूट है। यहाँ पे भी वैसा कोई डाटा नहीं है जिसको हम लोग फिर से यहाँ पे अलग से पढ़े। वनरेबिलिटी आपको बताया गया था, वनरेबिलिटी यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि कौन ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो उसमें एक तरह से दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो ज्यादा सेंसिटिव जो जिला है वो साहिबगंज में है और सबसे कम सेंसिटिव जो जिला है वो आपका रामगढ़। ये सेंसिटिविटी या वनरेबिलिटी से आपको जेपीएससी में भी सवाल देखने को मिला था और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे
आप देख पा रहे होंगे हाईएस्ट वनरेबल इंडेक्स में जो आता है वो साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट का आता है, 0.72% आता है, और रामगढ़ जो है वो 0.37% यहाँ पे आता है। वनरेबल के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे देखें तो बोलता है मेजर डाइवर्स ऑफ द वनरेबिलिटी इन द स्टेट आर रेनफेड एग्रीकल्चर। तो पानी नहीं आता है, हम लोग जानते हैं हर 1-2 साल में सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है। इल्ड है ना, वेरिएबिलिटी वहां पे मतलब उत्पादन ठीक से नहीं हो पा रहा है। मार्जिनल एंड स्मॉल ऑपरेशनल होल्डर्स, द डिस्ट्रिक्ट लेवल वनरेबिलिटी इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ फिगर करके यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना कितना आपका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वनरेबिलिटी है। तो ये सब आप देख पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे वनरेबिलिटी के बाद यहाँ पे अगर देखें इसका अगर डायग्राम अगर आप देखिएगा, देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा वनरेबिलिटी में साहिबगंज का आता है, सेकंड नंबर में आता है पाकुड़ का, थर्ड नंबर में आता है चतरा का। सबसे कम वनरेबल है जो कि रामगढ़ है, फिर दुमका है और उसके बाद पूर्वी सिंहभूम है। तो सबसे कम 3, टॉप का 3 और लास्ट का 3 याद कर लीजिएगा। बाकी जो जिला है उसको आपको बहुत ज्यादा याद करके नहीं चलना, इतना ही याद हो जाए वही बहुत काफी है। चलिए हम लोग इंडस्ट्री की ओर चलते हैं, और इंडस्ट्री में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट एक तरह से कहिए तो ज्योग्राफी के लिए हो जाता है, क्योंकि ज्योग्राफी के टर्म के हम लोगों को बहुत सारा ऐसा डाटा है जो कि आपको आउटडेटेड पढ़ने को मिलता है, लेकिन अभी सर्वे में आपको रिसेंट का डाटा देखने को मिलेगा। सबसे पहले एथेनॉल प्रोडक्शन यानी कि जो शराब है उसके प्रोडक्शन के लिए एक पॉलिसी आया था। वो पॉलिसी कब आया था? 2022 में आया है। अब इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ यहाँ पे दिया गया नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको ज्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। वैसा मतलब और इससे क्वेश्चन बनने लायक वैसा कुछ है नहीं। बस यहाँ पे है कि सब्सिडी के तौर पे यहाँ 30 करोड़ से लेके 30 करोड़ तक दे सकता है सरकार, दे सकती है, या यहाँ पे 25% तक यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट का सब्सिडी मिल सकता है। तो अगर ज्यादा डिटेल में जाके पूछेगा तो पूछेगा सब्सिडी में कितना पैसा मैक्सिमम मिल सकता है? 30 करोड़, या जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 25% आपको दिया जा सकता है। फिर यहाँ पे दिया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में किसका हिस्सा सबसे अधिक है? तो माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंतर्गत सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि अबाउट 95% ऑफ द एमएसएमई सेक्टर आर माइक्रो इंटरप्राइजेस एंड हैव प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट to the 81% of the total number of the worker engaged in MSME। यानी MSME में जितना वर्कर काम करते हैं उसमें से 81% वर्कर जो है वो माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंतर्गत काम करते हैं, और इस तरह से ये जो है टोटल 95% रखता है तीनों सेक्टर में। तो इस तरह से आपका वर्कर का भी दिया गया है, और यहाँ पे तीनों के संदर्भ में भी दिया गया है कि कितना यहाँ पे इनका होता है, प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज दिया गया। आगे हम लोग अगर हम लोग इसी से संबंधित और कुछ देखना चाहे तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज है जो कि यहाँ से ज्यादा चांस पूछने का है कि किसको हम लोग माइक्रो के अंतर्गत रखते हैं, किसको स्मॉल के अंतर्गत रखते हैं और किसको मीडियम के अंतर्गत रखते हैं। तो तीनों का क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग है। तो चलिए देखते हैं कि करके तीनों का क्या क्या क्राइटेरिया है। तो माइक्रो अगर इंटरप्राइजेस में जाइएगा तो इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से अगर ज्यादा हो गया तो आपका स्मॉल में चला जाएगा। 1 करोड़ से कहां तक? 10 करोड़ तक, तो ये आपका स्मॉल में चला जाएगा। और 50 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर होता है 5 से 50 तक तो स्मॉल में रखेंगे। फिर यहाँ पे आपका 50 करोड़ तक का अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो मीडियम में रखते हैं, और 250 करोड़ तक का आपका टर्नओवर होता है तो उसको हम लोग मीडियम में रखेंगे। तो टर्नओवर के तौर पे भी आप याद रखिएगा और इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी याद रखिएगा। जैसे कि टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट हम समझिए, हम 100 रुपया का कोई नोट्स आपको देते हैं, तो नोट्स यहाँ 100 रुपया का होता है, तो आप हमको 100 रुपया पेमेंट किए, तो ये टर्नओवर हो गया कि 100 रुपया का टर्नओवर यहाँ पे हुआ। लेकिन यहाँ पे मेरा कॉस्ट अगर मेरा 80 रुपया हुआ है तो मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे था 80 रुपीज का और प्रॉफिट हो गया मेरा 20। तो इन्वेस्टमेंट में हम इसको जोड़ेंगे और टर्नओवर में हम 100 रुपीज को जोड़ेंगे। तो इस तरह से टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट आपको समझाया गया। आगे दिया गया शेयर ऑफ झारखंड स्टैंड एट फिल इन द ब्लैंक्स परसेंट अमंग द एमएसएमई सेक्टर विद फीमेल ओनर। फीमेल ओनर में अगर हम देखें एमएसएमई सेक्टर में तो कितना परसेंट है? तो ये 2.51% है, और एक तरह से ये बेहतर है। मध्य प्रदेश से खाली इसका एक तरह से कहें तो कम है। बाकी यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखिए सबसे अच्छा स्थान है। फीमेल यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्कर यहाँ पे ऑनर के रूप में काम करती है, 2.99% आए और 2.51% यहाँ पे दिया गया। तो इस तरह से आपका महिलाओं का स्थिति या महिलाओं को सबल बनाने के लिए एमएसएमई सेक्टर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम परसेंटेज में देखें कि टोटल जितना महिलाएं हैं उसमें से या महिला जो ओनर है उसमें से कितना परसेंट महिला ओनर जो है वो झारखंड से रिलेटेड है, तो 2.51% जो है वो झारखंड से रिलेटेड है। एक्चुअली इसका डाटा जो है पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है, तो उतना डाटा हम लोगों के यहाँ पे पढ़ना नहीं है। बस यहाँ पे देखिए एक पॉलिसी दिया गया है।
इस पॉलिसी को आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि ये पॉलिसी कब आया। तो झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 में आया था, फिर 12 में आया है ना, 15 में आया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2015 में आया है। एक्सपोर्ट पॉलिसी 2015 में आया है। झारखंड क्या है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 में आया। फिर झारखंड टेक्सटाइल अप्रेजल फुटवेयर पॉलिसी 2016 में आया। तो कम से कम ये पॉलिसी कब आया है उसको आप देख लीजिएगा, वहीं से ज्यादा सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है। देश का झारखंड का सबसे ज्यादा यहाँ पे कोयला यहाँ पे दिया गया है वो 27% के है। फिर लॉ अयर्स का आपको बताया गया है कि यहाँ 26% है, और तांबा जो है आपको बताया गया है कि 18.5% है। जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे झारखंड एज एबंडेंस ऑफ मिनरल्स रिसोर्स, सबसे ज्यादा यहाँ पे मिनरल्स रिसोर्स है, उसमें से कोयला जो है 27.3% है, आयरन जो है 26% है, कॉपर जो है वो 18.5% है। इसके अलावा हम यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, सिल्वर, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, ये सब हम लोग खनिज चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इस सब का उत्पादन किया जाता है। देखिए ये चैप्टर, ये जो डाटा है उसको लेके थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अभी हम आगे बने रहिए वीडियो में दिखाएंगे। ये जो कोल रिजर्व यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे तो दिया है 27%, लेकिन आगे अगर हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे 26% के आसपास दिया है। तो एक ही सोर्स है, लेकिन फिर भी डाटा में डिफरेंस आता है, तो क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है माइनिंग में 27%। दोनों डाटा तो नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा, तो आप उसको ध्यान देके बना लीजिएगा, क्योंकि दोनों डाटा आपका पढ़ा हुआ रहेगा। तो इस तरह से ये हम लोगों का हो गया 8वां चैप्टर का यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं 33 क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, उससे पहले कुछ और यहाँ पे दिया है। देखिए कोल, माइका, काइनाइट, कोबर, झारखंड इज द इंडिया लीडिंग तसर सिल्क प्रोड्यूसर। तो नन मलबरी टाइप का जो तसर होता है उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है यहाँ पे झारखंड में। तो इस तरह से वैसे अगर आप जाइएगा तो कर्नाटक, पूरे देश के संदर्भ में जाइएगा तो कर्नाटक में है, लेकिन नन मलबरी में अगर आप जाइएगा तो वो जो है आपका जो है वो झारखंड इसका एक तरह से कहिए लीडिंग स्टेट के तौर पे ये रहता है। तो सिल्क भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। अब यहाँ पे दिया गया है कि मिनरल्स नेम दिया गया है, और कितना यहाँ पे मेजर मिनरल्स है, मिलियन टन्स में दिया है, टन्स में आपको याद करना है नहीं। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया हाईएस्ट रॉयल्टी कलेक्शन जो दिया गया है वो कहाँ से होता है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कहाँ से हुआ। तो ये चाईबासा से होता है। तो चाईबासा से सबसे ज्यादा मिनरल्स का जो खनन हो रहा है उसे रॉयल्टी सरकार को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा है चाईबासा से, सेकंड नंबर में आता है धनबाद से। तो इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट कलेक्ट कहाँ से होता है रॉयल्टी, सेकंड नंबर में कहाँ से कलेक्ट होता है, ये भी आपको थोड़ा बहुत आपको याद रहना है चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर और देखें तो ये जो है 8वां चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं 9 चैप्टर की ओर, देखते हैं 9 चैप्टर में क्या दिया गया है। तो 9 चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित एंड कम्युनिकेशन से संबंधित। तो सेक्टर वाइज पावर कंजप्शन, सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन आपको कहाँ होता है, तो बताया गया डोमेस्टिक में होता है। अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका सबसे ज्यादा होता है डोमेस्टिक का होता है, ये जो है 64% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर इंडस्ट्री में अगर जाइएगा तो ये लगभग 23% के आसपास दिखेगा। एग्रीकल्चर जो है वो आपका 2% के आसपास दिखेगा। कमर्शियल जो है आपका 10% के आसपास दिखेगा। तो इस तरह से यहाँ पे दिया है। तो आपको खाली फर्स्ट हाईएस्ट या सेकंड हाईएस्ट याद करना है। तो फर्स्ट हाईएस्ट है डोमेस्टिक और सेकंड हाईएस्ट है आपका इंडस्ट्री। तो इस तरह से इंडस्ट्री और डोमेस्टिक को आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए और भी दिया है, झारखंड हैज द रीच ब्लैंक रैंक इन सोलर पावर। सोलर पावर में कौन सा स्थान है आपको बताया गया है, 15वां स्थान रखता है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ झारखंड हैज द रिच्ड 15th रैंक इन सोलर पावर प्रोडक्शन। तो इस तरह से सोलर पावर प्रोडक्शन में के अलावा भी रिन्यूएबल एनर्जी में हम लोग बहुत सारा अलग अलग तरीका से रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का एक तरह से कहिए उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें स्मॉल हाइड्रो तरीका से देखिएगा तो 228 मेगावाट हो रहा है, बायोमास से हो रहा है 90 मेगावाट हो रहा है, वेस्ट एनर्जी से 10 मेगावाट हो रहा है, और सोलर एनर्जी से सबसे ज्यादा 18,180 हो रहा है, और टोटल मिला के 18,508 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है, और जिसमें 1.2% के आसपास ये डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो इस तरह से यहाँ पे है। हाईवे अगर देखें तो स्टेट हाईवे हमारा जो है 1232 किलोमीटर है, नेशनल हाईवे जो है वो 3340 किलोमीटर है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो 4840 किलोमीटर है, अदर पीडब्ल्यूडी रोड जो है वो आपका 7372 किलोमीटर है। तो इस तरह से यहाँ पे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, बाकी उतना याद करना नहीं है। अगर आपको यहाँ पे डेंसिटी पूछा जा रहा है तो डेंसिटी भी आपको बताया गया था, तो वो डेंसिटी भी याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रोड डेंसिटी जो है वो कहाँ पे है, देवघर में है। और देवघर के अलावा अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है देवघर हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी फॉलोड बाय कोडरमा। तो सेकंड नंबर में कोडरमा है जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है, और ये जो है आपका फर्स्ट नंबर में आता है देवघर। तो इस तरह से है द रोड डेंसिटी ऑफ हजारीबाग एंड
आपका गिरिडीह द लोएस्ट। तो इस तरह से लोएस्ट में अगर देखिएगा तो हजारीबाग और कौन है, गिरिडीह। तो इस तरह से यहाँ पे हम हाईएस्ट लोएस्ट दोनों दिए हैं, इसलिए हम कहें कि ऑप्शन जो है थोड़ा सा हम सोच समझ के बनाए हैं ताकि आपका ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत आपको याद हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे ये लोएस्ट है और ये जो है दोनों हाईएस्ट है। इन दोनों को आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। कम्युनिकेशन में इतना ही है, ज्यादा हमको उस तरह से नहीं मिला। देखिए हम 500 से 600 पेज का जो इकोनॉमिक सर्वे उसको पढ़ के यहाँ पे बनाने का प्रयास किए, तो सारा चीज तो एक तरह से कहिए नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमसे छूट ही गया होगा। लेकिन बेसिक इतना भी रिवाइज कर लीजिएगा तो अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप बना पाइएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, इंगेज हैं, तो आंसर आपको बताया गया था 55% इंगेज है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब आता है। तो यहाँ पे आपका 54.9% है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में चल जाइएगा तो 7.14 है। सेकेंडरी में अगर चले जाइएगा तो 23 आपका 96% है और टर्सरी में 19.97% है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका दिया गया माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, ये सब भी दिया गया है। प्लस सेकेंडरी में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, है ना, इस तरह से दिया गया है। उसके बाद सर्विस में टर्सरी करके, अदर सर्विस करके यहाँ पे दिया है टर्सरी करके। तो देखिए आपको प्राइमरी में सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा वो आपका एग्रीकल्चर है। दूसरा आप याद रखिएगा सीधे सीधे सेकेंडरी वाला, जिसको हम रेड कलर से यहाँ बॉक्स में घेर भी दिए हैं, टर्सरी वाला। बीच वाला जो दिया गया उसको याद करना, है ना, एग्जाम हॉल में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इतना इतना डाटा कितना से याद होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, चैप्टर नंबर 11 जो कि एजुकेशन से संबंधित है। और एजुकेशन से संबंधित करंट डाटा जो है आपको यहीं पे मिलने वाला है। देखिए ये जो है आपका 2021 का डाटा दिया गया है कि फीमेल का और मेल का, सॉरी मेल और फीमेल और टोटल यहाँ पे क्या लिटरेसी रेट है। तो अगर हम लोग रूरल और अर्बन में देखें तो बहुत लंबा डाटा हो जाएगा, इसको आपको पीडीएफ दिया जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन टोटल में अगर हम देखें तो टोटल में 82.3% जो है मेल जो है वो लिटरेट है, और जो कि 7 साल से क्या है, ज्यादा है। और 63.8% जो फीमेल है वो लिटरेट है, और 73.8% टोटल पॉपुलेशन जो है वो झारखंड का लिटरेट है 2020-21 के अनुसार। तो ये इकोनॉमिक सर्वे आगे यहाँ पे दिया गया है, उसी चीज को यहाँ पे लिख के दिया गया है, सेम टू सेम चीज है, तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर देखिएगा तो टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल है 16 संख्या। तो इस तरह से स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी 16 है। अगर पब्लिक सरकारी अगर यूनिवर्सिटी देखे तो आपका 12 है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए उस तरह के थी तो ये 5 है। डिम यूनिवर्सिटी क्या होता है ये सब उम्मीद करते हैं आप पढ़ चुके होंगे, 1 है। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी भी 1 है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी 1 है। तो ये सबको आपको याद रखना है, ये सर्वे में दिया गया है। आप उम्मीद करते हैं शैक्षणिक क्षेत्र के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तो ये क्या डीम यूनिवर्सिटी है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या पब्लिक यूनिवर्सिटी है, इस सब के बारे में आप डिटेल पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं द टोटल नंबर ऑफ कॉलेज इन द स्टेट में टोटल नंबर ऑफ कॉलेज कितना है, 336। और जैसे कि आपको बताया गया था कि हम लोग इंडिया के संदर्भ में भी देखेंगे तो 2020-21 में ये डाटा है 43,796, और झारखंड का जो डाटा है उसमें से 336 कॉलेज जो है वो झारखंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि इसी से संबंधित है, यानी एजुकेशन सेक्टर से ही संबंधित। यहाँ पे एक और प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जिसमें बोला गया है सावित्री फुले किशोरी समृद्धि योजना को कब लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है अक्टूबर 2022 को चीफ मिनिस्टर के द्वारा। किसको यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया है, तो यहाँ फैसिलिटेट एजुकेशन इन एडोलसेंट गर्ल, यानी कि एक तरह से WHO का अगर हम देखें तो किशोरी लड़की हम लोग रखते हैं 10 से 19 साल के अंतर्गत। तो 10 से 19 साल के लिए ये जो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को यहाँ पे लाया गया था अक्टूबर 2022 में चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो इस तरह से आपकी योजना, आपके, है ना, सरकार आपका द्वार का कैंपेन चल रहा था, उसी समय इसको लाया गया था। इसके तहत अगर आप देखिएगा, इसको थोड़ा डिटेल में जाइएगा तो बोला जाता है गर्ल स्टूडेंट इनरोल इन क्लास क्या करता है, यहाँ पे 8 है 9 है तो उसको 2500 रुपया वहां पे क्या होता है, मिलता है। क्लास 10 और 12 में उसको होता है तो 5000 मिलता है। द गर्ल 18 एज और 19 यहाँ पे होता है तो उसको ग्रांट के रूप में 20,000 वहां पे मिलता है। तो ये उतना डिटेल तो नहीं पूछेगा उम्मीद है, लेकिन कम से कम ये पूछेगा कि हाँ सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किससे संबंधित है, एजुकेशन से है या किससे संबंधित है, ये सब पूछ सकता है। और इसमें किसको लाभार्थी इसके कौन है, तो जो 10 से 19 साल की बच्चियां हैं वो उनकी लाभार्थी हैं। यहाँ पे दिया गया है पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में, तो गवर्नमेंट का 13 गो है, पीपीपी मॉडल में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में 8 गो है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का एक तरह से कहिए भागीदारी होता है। और केवल प्राइवेट अगर देखें तो 18 गो है, कुल मिला के 43 पॉलिटेक्निक यहाँ पे कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में गवर्नमेंट का 3 है ना, पीपीपी मॉडल में 3 है और प्राइवेट में 11 है। तो सबसे ज्यादा 11 वाला ही, टोटल मिला के यहाँ पे 17 है। तो इस तरह से यहाँ पे एजुकेशन हम लोगों का खत्म हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ और न्यूट्रिशन में क्या दिया गया उसको देख लीजिए। इसका क्वेश्चन हम नहीं बनाए थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले दिया गया है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो पर
1 लाख लाइव बर्थ। तो कहने का मतलब है यहाँ एक तरह से कि ये मृत्यु दर दिया गया है कि जन्म देने के बाद कितनी माँ जो है उनका देहांत हो जाता है। तो 1 लाख में 71 ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि बच्चे को जन्म देने के बाद उनका देहांत हो जाता है। तो इस तरह से टारगेट जो रखा गया वो कितना का रखा गया, 17। तो टारगेट से बहुत ज्यादा दूर हम लोग नहीं है, मात्र 1 का दूर में है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा तो यहाँ बहुत सारा दिया गया है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही है। तो उम्मीद करते हैं कम से कम इसको याद रखिएगा। उसके बाद है मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ अंडर 5 ईयर। मतलब 5 साल का बच्चा, मतलब जन्म से लेके 5 साल तक का बच्चा जो कि यहाँ पे वो जिनका देहांत हो जाता है, तो 1000 में से कितना बच्चों का देहांत हो जाता है, 34 बच्चों का देहांत हो जाता है। इम्यूनाइज्ड ऐसा करके नहीं पूछेगा कितने इम्यून होते हैं, तो 94% बच्चे जो है उनका इम्यून सिस्टम बेहतर रहता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। और टारगेट कितना का रखा गया, 100% बच्चा का इम्यून है। ऐसे बहुत सारा यहाँ पे और दिया गया है। जैसे सुसाइड का आप देखिएगा, 1 लाख में कितना लोग सुसाइड करते हैं, तो 4.4% लोग सुसाइड करते हैं। अभी हिट एंड रन केस वाला यहाँ पे चल रहा है, तो अगर आप देखिएगा तो ट्रैफिक एक्सीडेंट से कितना 1 लाख में आदमी मरता है, तो 10 मरता है, पूरे इंडिया में 12 मरते हैं। और इसको टारगेट रखा गया है कि 6 इसको घटा के करना है। तो 1 लाख में 10 लोग जो है वो ट्रैफिक से मारे जाते हैं। तो इस तरह से या ट्रैफिक एक्सीडेंट से मारे जाते हैं। एक और है नंबर ऑफ फिजिशियन, नर्स एंड मिडवाइफ जो है प्रत्येक 10,000 में कितने उपलब्ध है। तो समझ लीजिए कि 10,000 व्यक्ति के लिए मात्र 4 फिजिशियन या मिडवाइफ या नर्स जो है वो उपस्थित है। तो इतना खराब स्थिति है मेडिकल का। कम से कम है ना, झारखंड में पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो 10,000 में 37 डॉक्टर या एक तरह से कहिए नर्स मौजूद है, लेकिन झारखंड के संदर्भ में मात्र 4। अब देखते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी से संबंधित क्या यहाँ पे डाटा हम लोग याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है फीमेल पॉपुलेशन एज 6 ईयर एंड अबव। मतलब फीमेल पॉपुलेशन जिसका साल जो है, उम्र जो है वो 6 साल या उससे अधिक होगा। तो उसको अगर हम देखें तो जो स्कूल एक जीवन में कभी ना कभी हु एवर अटेंड द स्कूल, यानी कि जीवन में कभी ना कभी वो एक बार स्कूल गई है। तो 15 का डाटा हम याद नहीं करते हैं, हम 19 से 21 का डाटा याद करते हैं। तो 64.5%, मतलब बच्चियों में से 64.5% ऐसी बच्चियां हैं जो कि 6 साल से अधिक की हैं, उम्र की हैं, और वो जो है कभी ना कभी अपने जीवन में स्कूल गई हैं। सेक्स रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन फीमेल पर 1000 अगर मेल अगर हम देखें तो 1000। मतलब इसमें हम लोग बेहतर कंडीशन है कि महिलाओं का संख्या पुरुषों से ज्यादा। लेकिन यही चीज अगर आप चिल्ड्रन में आ जाइएगा, सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर चिल्ड्रन बोर्न, तो वहां पे देखिएगा लास्ट 5 ईयर में अगर देखिएगा फीमेल पर 1000 मेल में देखिएगा तो 899 है। यानी कि अगर चाइल्ड में जाएंगे तो सेक्स रेशियो खराब है, लेकिन अगर ओवरऑल में जाएंगे तो झारखंड का सेक्स रेशियो अच्छा है, 1050 है। तो इस तरह से यहाँ पे ये याद रखिएगा। वुमेन विथ 10 और मोर ईयर ऑफ स्कूलिंग, ऐसी महिलाएं जो 10 साल या 10 साल से अधिक स्कूलिंग की है, तो वो 33.2%, मतलब बहुत कम लोग जो हैं 10 साल से ज्यादा का स्कूलिंग कर पाते हैं। तो ये सब सारा चीज दिया गया है। टोटल फर्टिलिटी जो दिया गया है वो 2.3 है। तो इस तरह से यहाँ पे मतलब एक औसतन एक महिला जो है 2.3 बच्चे को जन्म देती है, औसतन का बात यहाँ पे किया जा रहा है। तो इस तरह से ये टोटल फर्टिलिटी रेट वगैरह सब सारा चीज दिया जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देते हैं समर योजना। सबसे पहले तो समर का आप कब इसको लॉन्च किया गया है याद रखिएगा, 2021 में इसको लॉन्च किया गया। और इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो देखिए स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो कहने का मतलब है ये स्ट्रेटेजिक एक्शन है किसको हटाने के लिए, किसको एलिवेशन करने के लिए, माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण और एनीमिया से ग्रसित जो महिलाएं हैं उसको हटाने के लिए ये किया गया है। तो महिलाएं के लिए हम ज्यादातर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 0 से 9 साल के बच्चे को यहाँ पे शामिल किया गया है। बाकी एडोलसेंट गर्ल यानी कि हम बताएं कि 10 से 19 साल तक की जो किशोरियां हैं, लड़कियां हैं, उसको यहाँ पे किया गया है शामिल। और प्रेग्नेंट और जो है ना दुग्ध एक तरह से बच्चे को पिला रही है, उन महिलाओं को यहाँ पे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो ज्यादातर महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। और इस तरह से यहाँ पे आपको याद रखना है महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को कम करने के लिए समर योजना मार्च 2021 में इसको शुरू किया गया है। एक्चुअली इसमें और भी बहुत सारा चीज यहाँ पे दिया गया है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अभी फिलहाल हम जो मेन चीज है उसको हम लोग यहाँ पे बता दिए। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है। तो सुकन्या योजना के तहत देखिए क्या कहा जाता है, तो बोला जा रहा है मुख्यमंत्री यहाँ पे बोलता है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना हैज बीन डिजाइंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू गर्ल चिल्ड्रन बिलोंगिंग द फीमेल हु एनुअल इनकम लेस देन 72,000। तो कुल मिलाकर आपको याद बस इतना करना है, जिसका भी इनकम एनुअल इनकम 72,000 से कम है
उस परिवार के महिलाओं को एक तरह से कहिए सशक्त करने के लिए पैसा दिया जाता है, जिसमें कहा जा रहा है कब कब दिया जा रहा है, कितना कितना पैसा दिया जा रहा है। तो 500 रुपया दिया जाता है डायरेक्टली जब उस बच्ची का जन्म होता है, तो इस तरह से उसके माँ के खाता में वो जाता है। फिर उसके बाद 500 रुपया डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट टू द गर्ल चाइल्ड टू ऑन गेटिंग एडमिशन क्लास 1, तो इस तरह से एंड पासिंग क्लास 5, 7, 10 और 12। तो जब क्लास 1 में एडमिशन होता है तब उस बच्ची को पैसा मिलता है। उसके बाद वो कब कब पास होती है, तो 5 है, 7 है, 10 है और 12 है। ये 5 क्लास, 7 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास पास होंगी तो उनको 10-10 हजार रुपया यहाँ पे, सॉरी यहाँ 500-500 रुपया उनको अकाउंट में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है जैसे वो 18 साल की हो जाती है, 18 से 20 साल की, और जैसे वो वोटर लिस्ट में अपना नाम इनरोल करवा देगी तो उसको 10,000 का यहाँ पे एक तरह से बैंक पे उनका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपका दिया गया है और इसका फायदा जो है 2.42 लाख गर्ल्स जो है वो उठा रही है और इस तरह से रिसीव किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे डाटा दिया है। तो आपको कम से कम याद रखना है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत क्या लाभ दिया जाता है और कैसे लाभ यहाँ पे दिया जाता है। तो 20 साल तक यहाँ पे महिलाओं को या एक तरह से कहिए लड़कियों को यहाँ पे एक तरह से सहायता किया जाता है सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा। अब चलिए हम लोग अब लगभग लास्ट की ओर पहुंचने ही वाले हैं और हमको लगता है कि 1 घंटा के आसपास हो गया, तो उम्मीद करते हैं 1.5 घंटा में ये वीडियो हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 15। इसमें कहा गया है ट्राइबल वेलफेयर ऑन इन्वेस्टमेंट एंड अप अंडर प्रिविलेज करके यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं पॉपुलेशन। तो एसटी का पॉपुलेशन आपको पता होगा लगभग 26% है, एससी का है लगभग 12%, माइनॉरिटीज है 19% और अदर यहाँ पे कहें तो 43% है। ये उम्मीद करते हैं आप पहले से ही जान रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अभी जो है पुराना डाटा को अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ 32 ट्राइब है, जिसमें आपका पीवी आदिम जनजाति भी आते हैं, पीवीटीजीज भी आते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है पीवीटीजीज के बारे में यहाँ पे। अच्छा एक चीज और है, ये सब आप जनजाति में उम्मीद करते हैं पढ़े होंगे, ये कोई करंट डाटा नहीं है। संथाल सबसे ज्यादा है 34% है। ये सब पुराना डाटा को यहाँ पे बार बार बताया जा रहा है, तो ये सब डाटा ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं उम्मीद करते हैं, इसलिए ज्यादा इसमें टाइम नहीं देते हैं। संथाल 34% है, सेकंड नंबर में उरांव 20% है, थर्ड नंबर में मुंडा आते हैं, फोर्थ में नंबर में हो आते हैं। और इस तरह से यहाँ पे पीवीटीजीज अगर पूछा जाएगा तो टोटल जनजाति का 3% है। पीवीटीजीज में भी कौन सबसे ज्यादा है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए एक चीज यहाँ पे न्यू ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पे जोड़ा गया है और इस तरह से 32 जनजाति के जगह अभी बोला जा रहा है पुराण को जोड़ के यहाँ पे 33 जनजाति है। ये कैसे जोड़ा गया है, आपको जनजाति वाला चैप्टर जब हम लोग यहाँ पे रिवाइज करवाएंगे, अगर टाइम मिलेगा तो कोशिश करें हम लोग उसका भी रिवीजन करवा दें, तो वहाँ डिटेल से आपको बता दिया जाएगा। लेकिन चलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ क्या है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2022 रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन अप्रैल 8, 2022। इट amend the schedule to the ST order to include certain communities in list एसटीज, यानी कि इन झारखंड, यानी कि यहाँ अमेंडमेंट किया गया और एसटी को यहाँ पे जोड़ने का बात कहा गया। अब ये कौन है तो देख लीजिए, देशवारी है, गौंजू है, दौलतबंदी है, पाटबंदी है, राउत है, यहाँ पे क्या है मजिया है, फिर खारी है या खेरी करके दिया है, तमाड़िया करके दिया है और पुराण। तो पुराण छोड़ के बाकी किन्हीं न किन्हीं कम्युनिटी के अंतर्गत ये लोग आते हैं और इसलिए पुराण को एक नया जनजाति के तौर पे कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन कहीं ऑफिशियल डाटा में लिखा गया नहीं है अभी कि 33 है कि 34 है। अभी तक यहाँ पे इसी इकोनॉमिक सर्वे में ऊपर में देखिए लिख रहा है कि 32 ही है, तो इसको क्यों नहीं लिख रहा है, कितना संख्या है वो तो अलग बात है। लेकिन आप लोग फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि कुछ नए कम्युनिटी को यहाँ पे शेड्यूल कास्ट में जोड़ा गया है और पुराण को लोग बोल रहे हैं कि ये जो है 33वां जनजाति है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल जो है कब जानकारी मिलता है। अगर हम आदिम जनजाति की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है माल पहाड़ियां है 46% है, उसके बाद है आपका सौरिया पहाड़ी है 16% है, कोरवा है ये 12%। आपको तो कम से कम ये भी याद होना चाहिए कि कौन कौन से आदिम जनजाति है। पहाड़िया है, पहरिया, सॉरी पहाड़िया नहीं है, पहरिया है 9% है, असुर है 8%, बिरोर है आपका 4%, सवर है 3% और बिरजिया जो है 2%। तो पूछा जाएगा आदिम जनजाति में सबसे कौन, तो कौन बिरजिया, और सबसे ज्यादा कौन है तो माल पहाड़िया। तो इस तरह से हम लोगों का ये टॉपिक आपका हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑन सितंबर 20, 2022 गवर्नमेंट ऑफ रमेश बैस, गवर्नर रमेश बैस गैप असेंट द पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी बिल। जैसा कि आपको बताया गया था शुरुआत में कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है पंडित रघुनाथ मुर्मू के नाम से। इस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहां पे है वो पूछा गया था, तो आपको बता दिया गया ये जो है आपका जमशेदपुर में। तो उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा कि जमशेदपुर में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है। अगर डिटेल पढ़ना है तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हम जो है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि सीजीएल में क्या पूछा जा सकता है, तो हम मान चल रहे हैं ये काफी है, इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है। इन टर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल बर्थ, यानी संस्थागत
जगह जो जन्म होता है बच्चों का वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आपको बताया गया था ईस्ट सिंहभूम, यानी हॉस्पिटल वगैरह में जो बच्चों का जन्म हो रहा है तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, संस्थागत जगह में, इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो होता है वो ईस्ट सिंहभूम में होता है। तो इस तरह से ईस्ट सिंहभूम है फर्स्ट। आप रांची से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हाईएस्ट जो है वो ईस्ट सिंहभूम है, ये याद रखिएगा। वैसे अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन यहाँ पे कितना कितना यहाँ पे, अच्छा इसका हम डाटा नहीं डाले हैं तो इस तरह से इसका डाटा नहीं है, तो कम से कम हाईएस्ट याद रख लीजिएगा। ये जो है वो दूसरा है, हाउसिंग यूनिट सेक्शन करके यहाँ पे मॉडल विलेज किसको किसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। देखिए हम लोग के झारखंड में कई विभूति है, उस विभूति का जो गांव है उसको डेवलप किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो कुछ विभूति के बारे में तो ऑलरेडी हम जानते हैं, उसके गांव के बारे में भी जानते हैं, लेकिन कुछ नया मिलता है उसको हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे बिरसा मुंडा के बारे में उली यातू सबको जानता होगा हमको लगता है। गया मुंडा के बारे में हो सकता है किसी को नहीं पता होगा। खूंटी गांव का उनका जो जन्म स्थान है 8K-D, उसको यहाँ पे डेवलप किया जाता है मॉडल विलेज के। तो ये सर्वे में दिया गया है, तो उम्मीद करते हैं ये सबको आपको याद रखना है, कम से कम इतना है। बुद्धू भगत सबको जानता है, सिलागाई। सिद्धू कानू सबको जानता है, भोगनाडीह साहिबगंज में है। नीलामर पीताम्बर ये भी सबको जानते हैं, मेदिनीनगर है, गढ़वा से ये संबंधित है। उसके बाद है तेलंगा खड़िया गुमला, उम्मीद करते हैं ये हो सकता है किसी को नहीं भी पता होगा, बहुत कोई को, कि ये है मुरगू करके ये दिया है, तो इसको भी मॉडल विलेज के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। फिर जतरा टाना भगत जो है वो गुमला से संबंधित है। चिंगरी नावाटोली ये भी हमको लगता है ज्यादातर किताब में दिया है, सबको पता होगा। फिर है देवा सोरेन जो है सरायकेला खरसावां से संबंधित है। और डिबडी, उम्मीद करते हैं ये भी आपको नहीं मिला होगा कहीं, सर्वे में ही आप देख पा रहे होंगे, अगर मिला होगा तो ये अच्छी बात है। फिर है आपका है किशुन मुर्मू करके दिया है, ये है क्या है गुमीदपुर करके दिया है, ये भी सरायकेला खरसावां में। हमको भी लगता है ये रेयरली आप इसको पढ़े ही होंगे, फोटो हो है ना, राजभाषा ये तो है ना किताब में या हम लोग के नोट्स में डाला हुआ है, तो ये पढ़ा होगा। फिर है भागीरथ मांझी जो है वो ताराडी में है, गोड्डा तो हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ताराडी नहीं व्यक्ति किताब में मिलता है, तो याद रखिएगा। भागीरथ मांझी जो है उनका गांव जन्म स्थान ताराडी को यहाँ पे मॉडल विलेज के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। आगे देखते हैं अड़की ब्लॉक, है ना, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में पूछा जा रहा है, जिसको पॉल्स फार्मिंग के लिए यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, किस वन स्कीम के तहत, तो वन धन स्कीम के तहत। और ये जो है वो खूंटी से संबंधित है, खूंटी जिला। तो ये है ना कंट्री का पहला ऐसा एक तरह का ये ब्लॉक है, अड़की ब्लॉक, जो कि खूंटी जिला में पड़ता है, जिसमें पॉल्स फार्मिंग करवाया जाता है। तो इसीलिए ना ये प्रथम स्थान झारखंड में रखता है बल्कि देश में रखता है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है इसको आपको जानना होगा। तो इस तरह से ये जो है आपका हो गया क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 16 और उम्मीद करते हैं कि अब हम लोग अंत की ओर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फॉरेस्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखते हैं फॉरेस्ट में बेसिक क्या है, होने का तो बहुत सारा डाटा मिलेगा, लेकिन सर्वे में क्या क्या डाटा दिया है उसको। सबसे पहले तो यहाँ पे यही दिया है कि झारखंड में कितना वन है, तो वन क्षेत्र है 29.76%, उम्मीद करते हैं याद रखिएगा। अब जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि झारखंड में जो वन का एक तरह से कहिए रिकॉर्ड किया जाता है कितना वन है कि नहीं है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, वेरी डेंस में है, मॉडरेट डेंस में है और ओपन फॉरेस्ट में है। तो वेरी डेंस किसको कहते हैं, मॉडरेट किसको कहते हैं, ओपन फॉरेस्ट किसको कहते हैं, उसको समझ लीजिए। तो मानिए चलिए अगर एक बड़ा क्षेत्र है उसमें अगर 70% से अधिक एरिया जो है वन से ढका हुआ है तो उसको हम लोग वेरी डेंस कहेंगे। अगर 40 से 70 के बीच का होगा तो मॉडरेट कहेंगे। अगर यहाँ पे 10 से 40 के बीच अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओपन फॉरेस्ट कहेंगे। और 10 से भी अगर कम कर रहेगा तो उसको झाड़ी या सर्व के तौर पे हम क्लासिफाई करते हैं। ये भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, लेकिन पिछला इकोनॉमिक सर्वे में दिया था, इसमें दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट में इसको नहीं रखे हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको याद रखना होगा कि ओपन फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा है, यानी कि कम सघन वन जो है वो ज्यादा है और सघन वन जो है वो कम है। अब यहाँ पे दिया है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वेरी डेंस फॉरेस्ट में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है, तो ये जो है कमी देखने को मिलता है। तो इस तरह से पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो देखिए वृद्धि हुआ है, लेकिन जो घने वन है उसमें कमी देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना कमी देखने को मिला है। वो आगे डायग्राम में बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया गया, तो डायग्राम में ही हम देखेंगे, यहाँ पे पढ़ने का कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा है नहीं। अगर आप देखें यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, डायग्राम में डायरेक्ट हम आपको दिखाते हैं। ये जो है डायग्राम अगर हम देखें तो डायग्राम में, हाँ चलिए यहाँ पे आपका देखिए दोनों से यहाँ तुलना किया गया है। जो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, हाँ ये जो डाटा है थोड़ा सा यहाँ जूम करने में दिक्कत हो रहा है। ये जो डाटा है आपका वेरी डेंस है, मॉडरेट है और ओपन फॉरेस्ट है, 2021 का है और ये 2019 का है। अब यहाँ पे देखिए आपका ओपन फॉरेस्ट जो है 48% है। ये जो ओपन फॉरेस्ट है वो कितना परसेंट है, 48। अब यही चीज अगर 2019 में देखिएगा तो ये कितना था आपका 40% था, ये जो है आपका 40%, यानी 8% का ग्रोथ देखने को मिला। दूसरा चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो मॉडरेट जो है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, 44% के आसपास देखने को मिलेगा 2019 में, 41% देखने को मिलेगा आपका यहाँ पे 2021
2021 में। तो इस तरह से यहाँ पे एक तरह से कहिए यहाँ पे भी कमी देखने को मिल रहा है परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो। उसके बाद यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट में देखिए तो 11% था और यहाँ पे आपका 15% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि हाईएस्ट कहाँ पे है, तो अगर आप देखते हैं कि टॉप अगर 2 डिस्ट्रिक्ट देखें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में है लातेहार में। तो इस तरह से लातेहार में सबसे ज्यादा है और चतरा में सेकंड टॉप में यहाँ पे आता है जो कि 47% यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से ऐसे मैप में याद रखिएगा कि कैसे हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, तो आपका यहाँ सबसे ज्यादा लातेहार और उसके कम चतरा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें सबसे कम वाला में तो जामताड़ा है और उसके बाद इधर। तो इस तरह से सबसे ज्यादा वाला में इस तरफ से आइएगा, सबसे कम वाला में इस तरफ से आइएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा देवघर। देवघर में मात्र जो है वो 8.31% 1 है और जामताड़ा में जो है वो मात्र 5.85 है। ये है परसेंटेज में। लेकिन अगर एरिया वाइज देखिएगा तो पश्चिमी सिंहभूम जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको जो है वो जंगल देखने को मिलेगा। तो अगर एरिया वाइज पूछेगा तो पश्चिमी सिंहभूम याद रखिएगा और परसेंटेज वाइज अगर पूछा जाएगा तो आप जो है वो लातेहार को याद रखिएगा। कुछ जो है और आपको यहाँ पे याद रखना है जो कि पूछा जा सकता है। देखिए 109.79 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो वृद्धि हुआ है 2019 से 2021 के दौरान। मतलब पहले से 109.79% जो है स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि देखने को मिला है। अगर आप यहाँ देखिएगा तो उम्मीद करते हैं 2300 यहाँ पे 21 किलोमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे आपका 23,721 है, यहाँ पे 21,314 यहाँ पे तो दिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए डाटा में थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप एक्चुअली में खुद से जोड़िएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे 1% के यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, चलिए इसको थोड़ा सा आराम से इसको हम लोग पढ़ते हैं। बोलता है कि डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज बाई अबाउट इतना, यहाँ पे मॉडरेट मतलब सब है ना, ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब तीनों मिला के ओपन फॉरेस्ट हो गया, मॉडरेट हो गया, डेंस हो गया, तीनों मिला के कितना बड़ा है 109.39% बना है। जिसमें बोलता है 1.5 स्क्वायर किलोमीटर जो होता है वो आपका वृद्धि देखने यहाँ पे स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, वेयर एज द वेरी डेंस फॉरेस्ट डिक्लाइन यहाँ पे दिया गया है आपका 2.15 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब यहाँ पे डिक्लाइन आपको दिया गया है। In term of district wise distribution, the change of the forest cover गढ़वा has recorded the maximum gain। तो गढ़वा में सबसे ज्यादा यहाँ पे गेन आपका किया गया है, यानी कि वृद्धि देखने को मिला है 40.13 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे क्या किया गया है, एक तरह से कहिए यहाँ पे वृद्धि देखने को मिला है। पलामू में सेकंड नंबर यहाँ पे देखने को मिला है, थर्ड नंबर में यहाँ पे हजारीबाग में। यहाँ का जो डाटा है ना, अगर इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखिएगा तो 108.79% निकलता है, ना कि 109. लेकिन आपको उतना ज्यादा डाटा को जोड़ जाड़ के यहाँ पे देखना नहीं, सिंपली याद रखना है 2019 और 21 में अगर हम तुलना करें तो कितना स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे 1 में वृद्धि हुआ है, तो 109.79 स्क्वायर का यहाँ पे क्या हुआ है, वृद्धि आपको देखने को मिला है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट में देखिए यहाँ पे कमी देखने को मिला है। 3.26 था, यहाँ पे 4.66 है शायद, और यहाँ पे 12.15 था, 11.15 हो गया, यहाँ पे 14.34 है और यहाँ पे आपका 10.83 है। तो इस तरह से यहाँ पे ये आपका दिया गया है। देखिए ज्यादा जो डार्क वाला है वो 2019 वाला और कम डार्क वाला जो है आपका 2021 वाला डाटा है यहाँ। तो इस तरह से ये आपका दिया गया है। तो ज्यादा आप टेंशन लेना नहीं है, थोड़ा बहुत आप देखिए, आपको सिंपली कितना परसेंट है, कौन ज्यादा घना वाला जिला है, ये सब भी आपको ज्यादातर पूछा जाता है। बहुत ज्यादा आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है। पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, वहां देख लीजिएगा थोड़ा बहुत और लिखने का प्रयास कीजिएगा। दिया गया आउट ऑफ 7 मेजर लॉ प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें कौन टॉप रैंक में रखता है, तो रांची जो है वो टॉप रैंक में यहाँ पे रहता है। यहाँ पे दिया गया है सिल्क प्रोडक्शन में अगर हम देखें तो 70 से 80% जो है यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है पूरे भारत में, झारखंड में। तो इस तरह से यहाँ पे ये, लेकिन तसर सिल्क याद रखिएगा। उसके बाद है लॉ प्रोडक्शन देखें तो लॉ प्रोडक्शन में भी हम लोग पहला स्थान रखते हैं। झारखंड इज द बिगेस्ट लॉ प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया एंड अकाउंट ऑफ कितना है 50% से ज्यादा नेशनल प्रोड्यूस हम लोग यहाँ पे करते हैं, जिसमें रांची जो है टॉप होल्ड यहाँ पे रैंकिंग किया गया। उसके अलावा भी कई इंडस्ट्री यहाँ पे है ना, केंदू पत्ता से संबंधित है, हर्बल है, मेडिसिन है, साल पत्ता से संबंधित है, बम्बू है और टिम्बर है। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी उसमें था तो हम डाल दिए हैं। मिनरल्स के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ दिया गया है, देखिए यहाँ पे रिजर्व जो है 29% कोल रिजर्व दिया गया, जैसे कि आपको बताया गया 27% आसपास दिया गया था पिछले टॉपिक में, लेकिन यहाँ दिया गया है 29%। ये डिफरेंस एक ही सर्वे में आपको देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करें, है ना, मतलब जो सर्वे बनाया है वो अलग अलग जगह में एक ही मतलब किताब में अलग अलग चैप्टर में अलग अलग डाटा ये लोग देता है, समझ में नहीं आता है किसको याद करे किसको याद नहीं करे। तो यहाँ पे एक चीज और दिया गया है 2020-21 में माइनिंग और क्योरिंग सेक्टर से कंट्रीब्यूशन कितना होता है जीएसबी मतलब इनकम में, पिछले वीडियो में बताया गया था।
कि जीएसबीए क्या है। तो जो है ना जीडीपी मापने का तरीका होता है, उसमें एक तरीका जो होता है वो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला तरीका होता है। एस जो है स्टेट के लिए आया है, ये प्रोडक्शन मेथड होता है, इसी में हम लोग टैक्स और सब्सिडी को जोड़ते घटाते हैं और इस तरह से आपका ये जीडीपी आता है। तो जीडीपी कैलकुलेशन का 2-3 तरीका है, जिसमें एक तरीका ये भी है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका 8.9% का कंट्रीब्यूशन करता है। कुल मिला के आप बस समझिए स्टेट के इनकम में कितना कंट्रीब्यूशन करता है माइनिंग से संबंधित, 8.9% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब लास्ट चैप्टर देख लेते हैं। लास्ट तो नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन बनाया गया था उसे लास्ट ही है। आर्ट एंड कल्चर तो आप किताब में भी पढ़े होंगे, तो ज्यादातर चीज जो है आपको किताब में वहां पे दिख जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि टूरिज्म के सेक्टर में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा नेशनलिस्ट या नेशनल टूरिस्ट जो है कहाँ पे आते हैं, अगर उस टर्म में देखें तो हम लोगों का जो राज्य है वो 19 रैंक रखता है, और इंटरनेशनल टूरिस्ट के टर्म पे अगर हम देखें तो ये जो है आपका 23 रैंक यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा हम लोग तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि कोई झारखंड आ गया, तमिलनाडु का कोई आ गया, या कश्मीर का आ गया, या आपका पश्चिम बंगाल से कोई आ गया घूमने के लिए, तो वो नेशनल टूरिस्ट हो गया। और कोई अगर अमेरिका से आता है, चाइना से आता है, बांग्लादेश से आता है, या श्रीलंका से आता है, या कहीं दूसरे देश से म्यांमार से आता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट के तौर पे हम इसको जानेंगे। तो इंटरनेशनल टूरिस्ट के तौर पे अगर हम देखें तो 23rd नंबर आता है, जबकि नेशनल टूरिस्ट के तौर पे देखें तो 19 रैंक इसका आता है। तो अब हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर आप देखिएगा, यहाँ पे दिया गया डोमेस्टिक टूरिस्ट, यानी कि घरेलू लोग, यानी कि अपने ही देश के लोग किस राज्य में जाते हैं। तो हमारे देश के जो सबसे ज्यादा नागरिक हैं वो जाते हैं तमिलनाडु घूमने के लिए। सेकंड नंबर में आता है आंध्र प्रदेश का, और थर्ड नंबर आता है महाराष्ट्र का। यानी कि तीनों के तीनों साउथ इंडिया के ये राज्य हैं, तीनों यहाँ पे टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। लक्षद्वीप जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा विवाद रहा है, इसमें सबसे कम टूरिस्ट जाते हैं, ऐसा यहाँ पे दिया गया। लेकिन उम्मीद करते हैं अब यहाँ पे टूरिस्टों की संख्या, अगला जो डाटा आएगा उसमें कुछ अलग ही देखने को आपको मिलेगा। झारखंड यहाँ पे आता है, ये आपका 19th रैंक यहाँ पे आता है ये डोमेस्टिक टूरिस्ट में। इसी को अगर हम इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर देखें तो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आते हैं सबसे ज्यादा जाते हैं पंजाब में, सेकंड नंबर आता है दिल्ली में, और थर्ड आता है साउथ इंडिया का केरला में। इसमें भी देखिएगा तो लक्षद्वीप का सबसे अंतिम स्थिति है, यानी कि सबसे कम इंटरनेशनल के लोग वहां पे जाते हैं, और झारखंड का यहाँ पे 23वां स्थान है, 23rd स्थान है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को कुछ डाटा मिल रहा है। उम्मीद करते हैं ये डाटा आपको समझ में आ रहा होगा। एक पॉलिसी यहाँ पे सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसको बोलते हैं झारखंड स्टेट है ना टूरिज्म पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ये 2021 में ये आया था। बस ये डेट को याद रखिएगा, यहाँ 2021 में टूरिज्म पॉलिसी को लाया गया था। इसके तहत वैसा कोई फैक्ट नहीं है जिससे सवाल यहाँ बन सकता है, तो इसको हम ठीक करते हैं। आप देख लीजिएगा टूरिस्ट प्लेस बहुत सारे हैं, रिलीजियस है, प्लेजर है, हेल्थ रिसोर्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इको टूरिज्म है, मिसलेनियस करके है। तो जो भी टूरिस्ट प्लेस है झारखंड के वो डाटा यहाँ पे दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं दर्शनीय स्थल के तहत आप कल्चर में पढ़े होंगे, तो इसको ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं। देखते हैं अब यहाँ पे कि कौन सा विलेज है जो कि यहाँ पे क्राफ्ट के लिए, कुछ क्राफ्ट के लिए फेमस है। तो देवघर जो है वो कांसी घास के लिए फेमस है। और इस तरह से कौन सा यहाँ पे अगर जिला देखे या सब डिस्ट्रिक्ट देखे तो जसीडीह हो गया, सिकारापारा हो गया, और नुही हाट हो गया, फिर जादू पटिया। यहाँ पे जादू पटिया करके यहाँ पे दिया गया है, पता नहीं जादू पटिया को यहाँ पे क्यों लिख दिया। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया, गाँव का नाम है या है ना, एक तो पेंटिंग का नाम हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन गाँव का नाम भी है कि क्या है, इसलिए है ना जदू पाटिया करके दिया गया। ठीक है। दुमका में है ना ब्लैक एंड रेड पॉटरी और क्ले में आना जाता है, बर्तन से संबंधित है। दुमका छऊ मास के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। और गांव का दिया गया है चारीडी करके, यहाँ पे गांव का नाम दिया गया है। तो इस तरह से ये दिया गया है। फिर है डोकरा है जो कि धातु को गला के जो बनाया जाता है उस कला को सिकारा पारा करके दिया है, जो कि दुमका में ही है। फिर है जादो पटिया पेंटिंग है, हजारीबाग है, और यहाँ पे है ना जादो पुटा करके यहाँ पे दिया है, पढ़ लीजिएगा। रांची में यहाँ पे दिया है कोबर और सोराई, लेकिन यहाँ पे दे दिया हजारीबाग। पता नहीं ये लोग कैसे बनाते हैं, रांची देखे हजारीबाग। वैसे कोबर और सोराई के लिए सबसे ज्यादा फेमस जो है वो हजारीबाग ही है। रांची में भी देखने को मिलता है, लेकिन हजारीबाग का मेन यहाँ पे नाम है। और रांची में बम्बू वर्क होता है, जो कि रांची है, सोसो है ना। तो ये सब आपको दिया गया है। आगे और भी दिया गया है, जूट के लिए रांची फेमस है, ट्राइबल ज्वेलरी के लिए भी रांची है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी रांची है, और डोकरा मेटल के लिए भी आपका रांची है। लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता यहाँ से ज्यादा सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे कोई कल्चरल चीज है उसको हम देख लेते हैं। ये ज्यादातर जो है चीज जो है आप ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर में पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको आर्ट एंड कल्चर काफी लेंदी लगता होगा और उसमें लगता है क्या याद करें क्या याद नहीं करें। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो भी त्योहार या नृत्य दिया गया है उसको आप कम से कम याद रख लीजिए। कर्मा कब मनाया जाता है, भादों के एकादशी में मनाया जाता है, ये किसका भाई बहन का एक त्योहार है।
है ना, कौन कौन जनजाति में ज्यादा यहाँ पे मनाया जाता है, ये सब सारा चीज है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। सरूल है, सीता माता के लिए ये मनाया जाता है, धरती माता के रूप में इसको पूजा जाता है। तो इस तरह से ये सारा चीज है। और भी इसको कहा किस किस नाम से जानते हैं, बाप अरब के नाम से, है ना, फ्लावर फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। तो ये सब थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उम्मीद करते हैं ये सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है उसको हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करते हैं, जो कि हो सकता है आपके गाइड बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। टूसू पर्व तो हमको लगता है मिलेगा, बुंडू टमाड़ का एरिया में यहाँ पे है, और ये पूष में यहाँ पे मनाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया, यहाँ पे ये टूसू पर्व है। उम्मीद करते हैं इस सब के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रोहिणी, उम्मीद करते हैं, हो सकता है कि पता नहीं किस किताब को आप रेफर कर रहे हैं, तो रोहिणी के बारे में दिया होगा तो ठीक, नहीं दिया है तो याद रख लीजिएगा, ये आया हुआ सवाल भी है। और ये जो है बीज बोने से संबंधित है, सीड है ना, प्रोपोगेशन से संबंधित है, उसी से संबंधित ये त्योहार है। भगत पर्व है ना, बूढ़ा बाबा वर्षिप यहाँ पे होता है, तमाड़ रीजन में ये फेमस है। हो सकता है ये भी अगर आपके किताब में है तो ठीक, और नहीं होगा तो इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर किताब पुराना जो किताब वगैरह सब में इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए तो यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलता है। सोहराई तो हमको लगता है सारा किताब में देखने को मिलेगा, ये पशुओं से संबंधित यहाँ पे त्योहार है, जो कि दिवाली के समय मनाया जाता है। फिर है बंदना, ये भी हो सकता है कहीं कहीं मुझे दिया होगा आपके किताब में, लेकिन ये सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन बैंक का आपका जो सीरीज दिया है उसको आप देखिए, ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। कार्तिक अमावस में मनाया जाता है, और इस समय एक गाना गीत गाया जाता है। यही गीत आया था कि ओहिरा कब गाया जाता है, तो बंदना पर्व के समय गाया जाता है। और ये भी एक तरह से कहिए कि जानवरों का जो कंट्रीब्यूशन है किसानों में, उसके लिए मनाया जाता है। फेस्टिवल इज दैट एनिमल आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ एंड प्रोसेस सोल ऑफ एज ह्यूमन बीइंग। मतलब उसको इंसान के जैसा पूजा पाठ यहाँ पे करते हैं, एनिमल का उनका कंट्रीब्यूशन को देख के। इंद मेला है, रमरेखा धाम में होता है, इंदपोल है ना, इस सब के बारे में उम्मीद करते हैं किताब में जरूर होगा, जिस भी किताब को आप रेफर कर रहे होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज आपका दिया गया है। और भी अगर कुछ है तो उसको देखते हैं। पेंटिंग से संबंधित है, तो पेंटिंग से संबंधित यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे स्क्रॉल पेंटिंग है, जिसको हम लोग पटकर पेंटिंग या स्क्रॉल पेंटिंग के नाम से जानते हैं। ये पूछा गया, पटकर पेंटिंग को और किस नाम से जाना जाता है, स्क्रॉल पेंटिंग के नाम से यहाँ पे इसको हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे और भी कुछ कुछ दिया गया है। देखिए स्क्रॉल पेंटिंग, यहाँ पे फिगर वगैरह दिया गया है। आगे दिया है जादू पाटिया के बारे में, जो कि संथाल में यहाँ पे फेमस है। और जादू पाटिया मतलब आपको पता होगा कि काल्पनिक चित्रकारी किया जाता है, स्वर्ग नर्क ये सब के लिए यहाँ पे चित्रकारी किया जाता है। यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। दुमका गुड्डा, यहाँ पे ज्यादातर ये जो पेंटिंग है वो फेमस है, यानी संथाल परगना की तरफ ये पेंटिंग आपको फेमस देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चले जादू पाटिया के बाद, तो सोहराई है। और उम्मीद करते हैं सोहराई के बारे में भी ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके होंगे। संथाल का घर जो है वो भी बहुत अच्छे से पेंटिंग किया जाता है, तो ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। चलिए संथाली पेंटिंग, सोहराई, ये सब आप पढ़ चुके हैं। देखिए ये है ना संथाली पेंटिंग है, तो इस तरह से संथाल लोग के घर में इस तरह का पेंटिंग किया जाता है। एक चीज जो उम्मीद करते हैं, अब तो ज्यादातर किताब में ये इंक्लूड कर दिया गया है, जीआई टैग। अगर नहीं इंक्लूड किया है तो याद कर लीजिएगा कि जीआई टैग जो मिला है सोहराई और कोबर को, और ये जो मिला है वो मई 2020 में मिला है। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। डोकरा आर्ट आपको पता है कि कैसे यहाँ पे लॉस्ट वैक्स टेक्निक के तहत इसको बनाया जाता है। जैसे कि धातु को गला दिया जाता है, गला के एक सांचा बनाया जाता है, उसमें छेद कर दिया जाता है, बस धातु को गला के डाल दिया जाता है। जब बनता है तो सांचा को हटा दिया जाता है, तो धातु का मूर्ति वगैरह बन जाता है। ये आया हुआ है डोकरा वाला, ये भी सवाल आपका आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं जो क्वेश्चन बैंक होगा आप बनाए होंगे तो इसको जान रहे होंगे। चलिए अब एक आध टॉपिक और है तो उसको भी देख लेते हैं क्या है। और ये हम लोग का खत्म हो गया। हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है कि हस्तकरघा से संबंधित यहाँ कुछ है, तो वैसा कुछ यहाँ पे पूछने लायक तो हमको नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। एमसीक्यू अगर कुछ लगेगा तो इसको आप बना लीजिएगा। एक सवाल यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट सवाल है। चलिए उसको, इसका आंसर तो आप जान ही गए होंगे। यूनेस्को को में कब शामिल किया गया छऊ डांस को? तो 2010 में डांस को इसको शामिल किया गया होगा, किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया एक चीज जो आपको छऊ नृत्य से संबंधित हो सकता है। हमको लगता है ये चीज आप पता नहीं ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए हैं। 100 नृत्य को 4 वैरायटी में यहाँ पे बांटा गया है। ज्यादातर किताब में 3 ही वैरायटी देता है, लेकिन यहाँ पे सर्वे में, पिछला सर्वे में भी 4 वैरायटी दिया था, इसमें भी है। सरायकेला खरसावां झारखंड का यहाँ पे देखिए जो है वो फेमस है। उसके बाद है मयूरभंज यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका उड़ीसा से संबंधित है। पुरुलिया छऊ जो वेस्ट बंगाल से संबंधित है। और यहाँ पे शिंगुआ छऊ जो है खूंटी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। क्योंकि ये संबंधित है इसलिए झारखंड के अंतर्गत ही आ जाता है, इसलिए हो सकता है 3 ही हो दिया है। लेकिन सिंगुआ छऊ भी जो है वो इसके 4 प्रकार, 4 टाइप्स, यहाँ 4 वैरायटी लिखा हुआ है स्पष्ट। तो ये चीज हो सकता है आपका यहाँ पे नहीं दिया है। पाइका डांस हम लोग इसके बारे में सभी किताब में होता है, हमको लगता है ये युद्ध के समय का ये डांस है, युद्ध है ना, बैटल आर्ट के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं। शील्ड वगैरह सब यहाँ पे रख के डांस करता है। फिर ये है कलीदा नहीं है, ये एक्चुअली हाँ खड़िया, अच्छा ये खड़िया डांस है, तो खड़िया जनजाति के द्वारा होता है। फिर यहाँ पे कलसा, यहाँ पे डी नहीं होगा, एल होगा,
कलसा डांस, तो कलसा यानी कि जो कलश है उसको लेके यहाँ पे महिलाओं के द्वारा सिर में रख के इसको नृत्य किया जाता है। तो ये कलसा डांस हो गया। उसके बाद अब लास्ट पेज में देख लेते हैं क्या है। नागपुरी डांस, तो नागपुरी डांस तो नागपुरी डांस हो गया। विरोध तो विरोध हो गया। मधुबनी छऊ जो है, मधुबनी छऊ है, वैसा कोई पूछने लायक है नहीं। फिर है मदुरई डांस, सॉरी मदुरई नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, मुंडारी डांस, मुंडारी डांस है। फिर संथाली डांस है, वैसा कुछ नहीं है। डांस वगैरह के सारे में पढ़े होंगे। तो एक खुंटा है, ये हो सकता है, पता नहीं आप ध्यान दिए होंगे कि नहीं, संथाल ट्राइब से संबंधित है। यहाँ से एक सवाल यहाँ पे बन सकता है। बाकी और कुछ है तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक दो है ना, डांस वगैरह शायद लगता है। कर्मा, कर्मा है तो ये भी है ना डांस से संबंधित वैसा कुछ है नहीं। भारो उरांव कम्युनिटी में होता है। तो भैरो जो है, हो सकता है ये अगर नहीं सुने होंगे तो देख लीजिए, क्योंकि ये जो है सर्वे में दिया गया है। फिर है जे नाने झूमर, अच्छा सॉरी जनाना झूमर है, पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जनानी झूमर है, ये हम लोग पढ़ते हैं, जनानी झूमर, मर्दानी झूमर। नागपुर में भी आपको बताया गया, तो वही सब है ना। वैसा कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कुछ नहीं है जो कि आपको यहाँ बताना जरूरी है, या आप पढ़ लीजिएगा एक नजर, क्योंकि करंट अफेयर के तौर पे यहाँ पे स्पेशली कुछ दिया नहीं है। जो आप बेसिक स्टैटिक बुक्स में आप पढ़ते हैं वही सारा चीज यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे लौसा है, फिर डोमकच है, डोमकच जो कि शादी से 15 दिन पहले यहाँ पे नाचा जाता है। फिर घोड़ा नाच है, ये भी हम लोग के किताब में जनरली देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए ये घोड़ा नाच वगैरह सब दिया गया है। लास्ट पेज में देखते हैं क्या है। लास्ट पेज में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिया गया है, अच्छा यहाँ पे खेल से संबंधित कुछ वैसा कोई जानकारी मिला नहीं है, चाहे तो आप इसको देख सकते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे है नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है 30 पेज का ये करंट अफेयर का नोट जो है वो आपका 1.5 घंटा में खत्म कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं अभी तक, तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ में आपको समझ में आ रहा होगा। कि देखिए करंट अफेयर के तौर पे तो बहुत सारा डाटा है, आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन एक ऑथेंटिक सोर्स अगर कहा जाए जिसको हम पढ़े, तो वो सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे। कम से कम आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे थे तो इस वीडियो को देख लिए, तो अगर यहां से कोई भी सवाल आता है तो आप देखिएगा दूसरों से जरूर एक कदम आगे रहिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ज्यादातर मान के चलिए कि नहीं लोग पढ़ता है, और सवाल अगर गलती से यहां से आ गया तो मान के चलिए अगर करंट अफेयर का बुक में यहाँ पे इसको कवर नहीं किया है तो फिर आप नहीं बना पाते। लेकिन अगर इसको पढ़े, ये पीडीएफ को हम दे देंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग बोले थे कि दे दीजिए, ज्यादातर लोग तो नहीं बोले थे, बहुत कम लोग ही बोले थे, लेकिन अगर कुछ लोगों को भी अगर लगता है इससे फायदा हो रहा है तो हम इसको दे सकते हैं। वीडियो ग्रुप आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, झारखंड कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल करके आपको ये मिल रहा है, उसी नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप जैसे भी चाहे। वहां पे और भी बहुत सारा पीडीएफ आपको दिया जाएगा। टेस्ट नागपुरी का टेस्ट दिया जा रहा है, आने वाले समय में होगा, तो हो सकता है एक आध टेस्ट और हम लोग वहां पे प्रोवाइड करें। तो कम समय है, ज्यादा पैनिक नहीं हुई है। जहां पे भी आपको लगता है इसको पढ़ने से फायदा होगा उसमें टाइम दीजिए, और ज्यादा पैनिक होने से भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पैनिक होकर आप अपना नुकसान ही कीजिएगा, किसी का मतलब फायदा इससे होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। आप बताइए कमेंट करके कि हम लोग और कौन सा नेक्स्ट वीडियो लाए जिससे आपको फायदा हो, तो कमेंट करके बताइए, हम लोग उस पर विचार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।